डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 73। अस्तित्व। शॉवर के नीचे खड़ा होकर अमानत और अपने कल रात साथ में टाइम स्पेंड किए मोमेंट को याद कर रहा था। अमानत को याद करने भर से ही उसके होठों पर स्माइल आ गई। वही अमानत रूम में बेड पर बैठी हुई थी और अपने नाखून चबा रही थी। उसने रोते हुए कहा, अमानत नालायक गधी, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो तुम। ये तुमने क्या कर दिया। छछूंदर अब तुमसे जबरदस्ती शादी करेगा। डैडी को कैसे मनाएंगे, भाई को कैसे मनाएंगे। पर हमें तो छछूंदर से शादी करनी नहीं है, हमें तो सुपरस्टार से शादी करनी है। पर अब तो हम गंदे हो गए। उस छछूंदर कमीने ने हमें छू लिया। क्या सच में हमने उसका रेप किया है। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो इतना मोटा है और हम इतने नाजुक से पतले से हैं। वो झूठ बोल रहा है, झूठ। छछूंदर, हम उसकी जान ले लेंगे, पर अगर उसने सबको बता दिया कि हमने उसके साथ जबरदस्ती की है तो सब लोग हमें गंदी लड़की समझेंगे। सब लोग समझेंगे कि हम ऐसे ही शराब पीकर लड़कों के साथ जबरदस्ती करते हैं। सोचते हुए अमानत किसी और की दुनिया में चली गई। जब सब लोग उसे रेपिस्ट कहकर चिढ़ाएंगे, ये सोचने भर से ही अमानत की हालत खराब हो गई। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। भगवान जी बचा लो ना हमें। हम मासूम सी प्यारी सी बच्ची और वो जंगली सा छछूंदर। वो कितना गंदा दिखता है और हम कितने क्यूट है, बिल्कुल अपने सुपरस्टार के लिए सूटेबल। पर अब तो सुपरस्टार हमसे शादी नहीं करेंगे। सुपरस्टार छछूंदर के दोस्त हैं। उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमने छछूंदर के साथ ये सब कुछ किया है। सुपरस्टार तो अब हमें देखेंगे भी नहीं। हमारा सपना तोड़ दिया। भगवान जी, हमारा छोटा सा दिल टुकड़े टुकड़ों में तोड़ दिया। हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आप तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं ना, पर आपने हमारा छोटा सा दिल टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया। कहते हुए अमानत सुबकने लगी। तभी उसे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो बाथरूम से अस्तित्व बाहर आया, जिसने इस वक्त सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। उसकी बाकी बॉडी नेक थी। उसकी बॉडी पर अभी भी अमानत के नाखून के निशान नजर आ रहे थे, जो कि उसकी गोरी और हॉट बॉडी पर बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। अस्तित्व को देखकर अमानत की नज़र उस पर ठहर गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे घूरने लगी। अमानत को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर अस्तित्व के होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अपने बालों को तौलिए से पोंछकर अमानत की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि मैं बहुत हॉट हूं, पर इस तरह मुझे नज़र मत लगाओ। अगर तुम इसी तरह से मुझे घूर घूर कर नज़र लगाओगी तो फिर मेरा क्या होगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें अब बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वो अस्तित्व को कैसे घूर घूर कर देख रही है, उसने जल्दी से कंबल के अंदर अपना चेहरा छुपा लिया। अस्तित्व ने अमानत की हरकत देखकर हंसते हुए कहा, शर्मा क्यों रही हो। कल रात को तो सब कुछ देख लिया। इनफैक्ट तुमने मेरी बॉडी के हर एक पार्ट को छुआ है, किस भी किया है। तुम्हें पता है कल रात को तुम कितनी ज्यादा वाइल्ड हो गई थी, बिल्कुल बेशर्म की तरह मुझ पर टूट पड़ी थी। मुझे तो लगा था कि सुबह तक मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा, पर भगवान की कृपा से मैं जिंदा बच गया। कितनी ज्यादा जंगली हो तुम। तुम्हारी जैसी छोटी सी लड़की को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम इतनी ज्यादा पैशनेट और वाइल्ड हो सकती हो। पर सच में रात में तुम काफी ज्यादा वाइल्ड थी, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारे आगे हार मान गया। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो बकवास। हम पागल हो जाएंगे। मत कहो मत कहो। कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिया। अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अमानत की तरफ देखा और दरवाजा खोलने के लिए चला गया, क्योंकि दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर 2 पेपर बैग रखे हुए थे। वो दोनों पेपर बैग उठाकर अंदर आ गया। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए कपड़े आ गए हैं, अगर चाहो तो मैं पहना सकता हूँ। कहते हुए अस्तित्व की आवाज़ बहुत ज़्यादा फ्लटी हो गई। अस्तित्व की आवाज़ सुनकर अमानत, जिसने अपना चेहरा बाहर निकाला था, उसने दोबारा अपना चेहरा कंबल के अंदर छुपाते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। बकवास बंद करो। हमें अभी भी लग रहा है कि हमने तुम्हारा नहीं बल्कि तुमने हमारा फ़ायदा उठाया है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, तुमने दोबारा वही बात कही।
अगर तुम बार बार इसी तरह से मुझ पर इल्जाम लगाओगी तो फिर मुझे तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। तुम मुझे बुरा कह रही हो तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि बुरी कौन है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम हो बुरे छछूंदर। अस्तित्व ने अपनी नोट को ढीला करते हुए कहा, तो ठीक है, बुरा हूं तो बुरा ही सही। अमानत ने जैसे ही देखा कि अस्तित्व क्या कर रहा है, उसने चिल्लाते हुए कहा, गंदे लड़के, कहते हुए उसने पूरी तरह से खुद को ढक लिया। अस्तित्व ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, मैं इतना बेशर्म नहीं हूं। वैसे कल रात को तुमने खुद ही ये सब कुछ निकाला था और यहाँ भी तुम ही छू रही थी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो तुम। बहुत गंदे हो तुम, बहुत गंदे हो, हमें तुमसे बात नहीं करनी है। कहते हुए अमानत अपना पूरा चेहरा छुपाकर बैठ गई। बेचारी का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे अभी उसके चेहरे से खून निकलने लगेगा। अस्तित्व जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेचारी प्यारी सी अमानत जो खुद बोल्ड बनकर घूमती फिरती थी, आज अस्तित्व ने उसे क्लीन बोल्ड कर दिया था। कुछ देर बाद अस्तित्व अपने कपड़े चेंज कर चुका था और अमानत भी अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी। उसने इस वक्त एक सिंपल सा वाइट प्लाजो और ग्रीन टॉप पहन लिया था। उसने रिलैक्स होते हुए कहा, अच्छा हुआ कपड़े तो मिल गए, वरना पता नहीं हम घर कैसे जाते। भाई को पता चल गया होगा तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कमिनी सुमन, वो कहाँ चली गई? उसके साथ भी तो। सोचते हुए अमानत के चेहरे पर डर नजर आने लगा। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी फ्रेंड मेरे फ्रेंड के साथ है। कल जैसे तुमने मेरी इज्जत लूटी, तुम्हारी फ्रेंड ने भी मेरे फ्रेंड की इज्जत लूटने की कोशिश की, पर मेरा फ्रेंड बच गया क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड बेहोश हो गई थी। वैसे तुम दोनों दोस्त ऐसे ही लड़कों की इज्जत पर हाथ डालती हो क्या? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, वो ऐसा नहीं कर सकती। कहते हुए अमानत चुप हो गई। उसे याद आया कि कैसे सुमन वेदांत के पीछे पड़ी हुई थी। ये याद आते ही उसने खुद से कहा, कहीं सुमन ने सच में उसकी इज्जत लूटने की कोशिश तो नहीं की? उसकी वजह से ये हमें भी बदनाम कर रहा है। भगवान जी, क्या करें हम? अस्तित्व ने अमानत के करीब आकर धीरे से कहा, वैसे तुम्हारी बॉडी पर मेरे दांतों के निशान बहुत हॉट लग रहे हैं। पहले तो मैं कुछ करना नहीं चाहता था, पर बाद में जब तुमने मुझे उकसाया, तुमने जब मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया, तो फिर मुझे भी तुम्हारा साथ देना पड़ा और मैंने भी तुम्हें थोड़े बहुत निशान दे दिए। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत की कमर में हाथ डाला और उसे लेकर मिरर के पास आ गया। उसने अमानत को मिरर के सामने खड़ा होकर मिरर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो। कहते हुए उसने अमानत के बालों को कान के पीछे किया। अमानत ने देखा तो उसकी कॉलर बोन पर अस्तित्व के दांतों के निशान थे, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उन्हें देखकर अमानत का पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे हल्की हल्की धुंधली याद आने लगी कि कैसे वो सुपरस्टार कह कहकर ये सब कर रही थी और कैसे दोनों के बीच में सब दूरियां मिटती जा रही थी। हालांकि उसे ज्यादा बातें याद नहीं थी, पर जहां तक की याद थी उसे लग रहा था कि सच में उन दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है। पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो अस्तित्व को फोर्स नहीं कर रही थी, बल्कि दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अमानत ने पलटकर अस्तित्व को घूरते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? हमने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि तुम खुद ही हमारा साथ दे रहे थे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैं होश में था और तुम नशे में थी। तुम खुद मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। आखिर में मैंने भी तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिया। आखिर कब तक मैं खुद को रोके रखता? तुम्हें तो पता ही होगा ना कि लड़के ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम खुद बताओ कि मैं कब तक खुद को कंट्रोल करता? मैंने फिर भी खुद को काफी देर तक कंट्रोल किया, पर तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। आखिर कब तक मैं इसी तरह से टॉर्चर होता रहता? आखिर में अपने टॉर्चर को कम करने के लिए मैंने तुम्हारा साथ दे दिया, और अब तुम कह रही हो कि मैं भी तुम्हारा साथ दे रहा था। तुमने एक मासूम से इज्जतदार लड़के की इज्जत पर हाथ डाला है और अब उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही हो। देखो अमानत राठौर, तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी। अगर तुमने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर अपने पोस्टर देखने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे शहर में तुम्हारे पोस्टर लगवा दूंगा। अमानत राठौर आगे के शब्द अस्तित्व कहता उससे पहले ही अमानत ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अपनी काली काली आंखों से घूरते हुए कहा, हमने कहा ना, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। हमें ब्लैकमेल करना बंद करो, वरना हम सच में तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अमानत ने दांत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, हमने कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो।
इतने ज्यादा हैंडसम कि तुम्हें देखकर हमारा ईमान डगमगा रहा है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारी नियत तो हमेशा ही खराब रहती है, वो भी मुझे देखकर तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कैसी हवसी भरी नजरों से देखती हो तुम मुझे। हालांकि तुम कहती हो कि तुम अपने सुपरस्टार के पीछे पागल हो, पर तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें, सब कुछ देखकर लगता है कि तुम उसके नहीं बल्कि मेरे पीछे पागल हो। अगर तुम पागल हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माना कि तुम थोड़ी सी गोलू मोलू हो, पर मुझे ना पतली लड़कियां नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे जैसी गोलू मोलू लड़कियां पसंद है। कल रात को तुम्हारे साथ सच में मजा तो आया। कहते हुए अस्तित्व के चेहरे पर नॉटी स्माइल आ गई। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम बहुत बदतमीज हो। अस्तित्व ने मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, मैंने कब कहा कि मैं बदतमीज नहीं हूँ। मैं तो एक नंबर का बदतमीज हूँ। वैसे भी शरीफ बनकर करना क्या है, बदतमीज बनकर रहो, खुश रहोगे, जैसे कि मैं हूँ। वैसे तुम्हें भी मैं बदतमीज बना सकता हूँ, वैसे ही तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम तो ऑलरेडी बदतमीज हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने पैर पटकते हुए कहा, भाड़ में जाओ। कहते हुए अमानत जाने लगी। वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाती इससे पहले ही अस्तित्व ने झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, अरे तुमने सुना नहीं क्या, लड़कियों की केयर करनी चाहिए, वो भी तब जब वो कमजोर हो, और फर्स्ट टाइम के बाद लड़कियां कमजोर हो जाती है, तो अब मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए ना। आखिर तुम मेरी फ्यूचर होने वाली वाइफ हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अस्तित्व के हैंडसम चेहरे की तरफ देखा। वो इस वक्त कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अमानत इनकार नहीं कर सकती थी कि अस्तित्व से हैंडसम इंसान उसने सिर्फ एक देखा था, वो था उसका भाई और उसके डैडी। बाकी उसने अस्तित्व से हैंडसम इंसान कभी भी नहीं देखा था। उसने धीरे से कहा, हम चल सकते हैं, नीचे उतारो ना हमें। इस बार अमानत की आवाज प्यारी थी। अस्तित्व ने उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी इतनी प्यारी आवाज भी है। जैसे तुम चिल्लाती रहती हो फटे हुए ड्रम की तरह, मुझे लगा कि इस बार भी चिल्लाओगी। छोड़ो ना, छोड़ो ना। अस्तित्व को खुद का मजाक उड़ाते हुए देखकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कब कहा कि मैं अच्छा हूँ। मैं बुरा ही हूँ और बुरा ही रहूंगा। आखिर बैड बॉयज सबको पसंद होते हैं, जैसे कि तुम्हें। एपिसोड 74। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, किसने कहा कि हमें बैड बॉयज पसंद है। हमें बैड बॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें हमेशा से गुड बॉयज पसंद थे। गुड बॉयज पसंद है और गुड बॉयज ही पसंद रहेंगे, इसलिए तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हमारी बात मानो, कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। हम तो खूबसूरत भी नहीं है, तुम्हें खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी, जो हुआ सब भूल जाओ ना। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम दोबारा इस बात पर आ गई। अगर एक और बार तुमने ये सब कुछ कहा ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारे पोस्टर छाप दूंगा। जब मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो मैं ब्रेकअप कर दूंगा। समझ आया तुम्हें? इसलिए अब चुप रहो। तुम्हारा ये छोटा सा मुंह बहुत ज्यादा चलता है। दिल करता है कि कभी कभी इसे सुई धागा लेकर सील दूं, पर फिर सोचता हूँ कि तुम्हारी प्यारी सी आवाज कैसे सुनूंगा। अमानत ने अस्तित्व की बात सुनकर मन ही मन कहा, कमीने छछूंदर, इसका सर फोड़ देंगे, इसका खून कर देंगे, पर अभी नहीं कर सकते। हम क्या करें? भाई को पता चल गया तो, डैडी को पता चल गया तो हम क्या करें? क्या वो हमें बचाएंगे या फिर वो हमें पनिशमेंट देंगे? भाई ने तो कहा था कि एक और बार अगर हमने कोई बदमाशी की तो इस बार वो हमें हॉस्टल भेज देंगे। नहीं, हमें हॉस्टल नहीं जाना, और अगर हम सच में प्रेग्नेंट हो गए तो? इसने तो हमारे साथ सब कुछ कर लिया। हम इससे पूछे, इसने वो इस्तेमाल किया था या नहीं? सोचते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। बेचारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अस्तित्व से कुछ पूछ सके। कुछ देर बाद अस्तित्व अमानत को लेकर अपने मेंशन से बाहर आ गया। मेंशन को देखकर अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कितनी खूबसूरत जगह है। मेंशन के आसपास जंगल ही जंगल था। मेंशन ज्यादा बड़ा नहीं था, पर काफी खूबसूरत था। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो हम शादी के बाद यही रहेंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। उसने खुद से कहा, शादी? तुमसे शादी करें हमारी जूती, हम तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। अमानत ने बेहद धीरे से ये बात कही थी, पर फिर भी अस्तित्व ने उसकी बात सुनकर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीट हार्ट, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हें पता है ना, पोस्टर लगवाऊंगा बाजार में। कहते हुए अस्तित्व हंसने लगा।
अमानत ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे वाले ब्लैकमेलर हो। अब हमें नीचे उतारो, अब हम चल सकते हैं। अमानत ने अस्तित्व की बात सुनकर गुस्से से कहा। अस्तित्व ने उसे नीचे उतारकर कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, नहीं तुम्हारी फ्रेंड के घर, क्योंकि तुमने तो कल रात को बहाना बनाया था कि तुम अपनी फ्रेंड के घर रुकने वाली हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपने नाखून चबाते हुए उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि हमने अपनी फ्रेंड के घर रुकने का बहाना बनाया था? सच सच बताओ, तुम हमारा पीछा करते हो ना? तुम डाकू हो ना? तुम गुंडे हो ना? तुम क्रिमिनल हो ना? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने इरिटेट होकर उसे कार के अंदर धक्का दिया और खुद भी पिछली सीट पर बैठ गया। उसने एक बटन प्रेस करके ड्राइविंग सीट और पिछली सीट के बीच मेटल पार्टीशन ऑन करके ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार स्टार्ट करो। और फिर उसने झटके से अमानत को खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, इडियट लड़की, मुझे तुम्हारा पीछा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम मेरे साथ थी उसी तरह से तुम्हारी फ्रेंड मेरे दोस्त वेदांत के साथ थी। तो उसी ने बताया है कि कल तुम दोनों झूठ बोलकर आधी रात को चली गई थी क्लब में और वहां पर अच्छे से शराब पी तुम दोनों ने इतना होश खो दिया कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम दोनों ने क्या किया। दोनों दोस्त लुटेरी हो, तुमने मेरी इज्जत लूट ली और तुम्हारी दोस्त मेरे दोस्त की इज्जत लूटने वाली थी। वो बेचारा तो बच गया पर मैं मासूम फंस गया, मेरी तो इज्जत गई। कितने सपने देखे थे मैंने कि अपनी बीवी के साथ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करूंगा, पर अब मेरा सपना सपना ही रह गया। कैसे उसके साथ फर्स्ट टाइम स्पेंड करूंगा? तुम्हारे साथ हो गया, इसलिए अब बीवी तो मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने खुद से कहा, पता नहीं ऐसा लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, पर अगर ये सच बोल रहा है इसका मतलब हमने सच में इसकी इज्जत लूट ली है। कान्हा जी, हम क्या करें? हे महादेव, हम क्या करें? सच में क्या हमें इससे शादी करनी होगी? सुपरस्टार तो अब हमारे होने से रहे, बात का बाद में देखेंगे, पर पहले हमें घर जाना होगा, भाई परेशान हो रहे होंगे। सोचते हुए अमानत चुपचाप बैठ गई। अस्तित्व ने उसके बालों को कान के पीछे करके बेहद धीमी आवाज में उसके कान में कहा, वैसे तुम बताओ ना, क्या तुम्हें याद है कल रात को तुम मुझे कहाँ कहाँ छू रही थी? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत का पूरा चेहरा लाल हो गया। अस्तित्व लगातार उसे परेशान कर रहा था। बेचारी अमानत, जिसके पास हमेशा किसी ना किसी तरह का उल्टा जवाब होता था, इस वक्त उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर अस्तित्व ने हल्के से उसके कानों को चूमते हुए कहा, बताओ ना, क्या तुम्हें याद है कि कल रात को तुम कैसी कैसी हरकतें कर रही थी? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत प्यारी सी लड़की हो, पर कल रात को सुपरस्टार कह कहकर तुमने मेरी इज्जत लूट ली। वैसे उसकी और मेरी आंखें बहुत मिलती जुलती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह से मेरा फ़ायदा उठाओगी, पर अब तो उठा चुकी हो। तुम्हें पता भी नहीं कि इस वक्त मैं कितना ज़्यादा उदास हूँ, कितना ज़्यादा दुखी हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ ना, कितना हमें याद दिलाओगे, कितना हमारा दिमाग खराब करोगे, हमारा छोटा सा दिल कितना तोड़ना है तुम्हें। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैं तो तुम्हारा दिल जोड़ना चाहता हूँ, मैं तो इतना अच्छा लड़का हूँ कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया पर फिर भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। वैसे भी तुम्हारा सपना होगा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ अपना फर्स्ट टाइम स्पेंड करो, और मेरा सपना था कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपना फर्स्ट टाइम स्पेंड करूं, इसलिए हम दोनों शादी के बाद हस्बैंड वाइफ बन ही जाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि हमने शादी से पहले सब कुछ कर लिया, बाकी सब लोग शादी के बाद करते हैं, दैट्स इट। इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ, रात भर तुमने बहुत तंग किया है मुझे, ठीक से सो नहीं पाई तुम। अस्तित्व की बात सुनकर बेचारी अमानत की आंखें मजबूती से बंद हो गई। उसने खुद से कहा, ये हमें जिंदगी भर इसी तरह से परेशान करता रहेगा क्या? भगवान जी, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, हम क्या करें? कहते हुए अमानत अपनी आंखों को बंद करके लेट गई। कुछ देर बाद कार रुकते ही अस्तित्व ने अमानत के गालों की तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, नाटक हो गया हो तो अब उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड का घर आ गया है। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने उठने की कोशिश की। अस्तित्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मेरा फ़ायदा उठाने के बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? चलो पहले अच्छी सी प्यारी सी किस्सी दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, छोड़ो हमें। हम इस वक्त हमारी फ्रेंड के घर के सामने खड़े हैं, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, जब तक तुम मुझे यहाँ पर किस नहीं करोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
देखो मेरी लाइफ में आने का डिसीजन तुमने लिया था, पर अब जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम मेरी लाइफ से नहीं जा सकती। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में मेरा मूड बदल गया तो फिर तुम किसी और के साथ शादी कर सकती हो, पर फिलहाल तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे। हमने तुमसे बुरा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखोगी भी नहीं क्योंकि अस्तित्व शेखावत दुनिया में इकलौता इंसान है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों पर किस करते हुए कहा, अब तो जाने दो। अस्तित्व ने अमानत के चेहरे की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसने हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, ओके स्वीट हार्ट, जाओ। अमानत जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर भागते हुए अंदर चली गई। अस्तित्व ने खुद से कहा, स्वीट हार्ट, जब तक तुम मेरी बातें मानोगी तब तक सब कुछ सही रहेगा। जिस दिन तुमने मेरे अलावा किसी और के करीब जाने की कोशिश की उस दिन सब कुछ तबाह कर दूंगा, सब कुछ। कहते हुए अस्तित्व ने अपने चेहरे पर आए इमोशंस को शांत किया और अपने आप को कंट्रोल करने लगा। वो हमेशा किसी और ही रूप में चला जाता था। उसकी कई सारी पर्सनैलिटीज थी जिसके बारे में सिर्फ उसके दोस्त जानते थे। दुनिया तो उसे एक नॉर्मल इंसान समझती थी, पर एक्चुअली में वो था क्या, ये उसके कुछ करीबी लोग जानते थे और वो चाहता भी नहीं था कि बाकी लोग उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानें। अमानत दौड़ते हुए मेंशन के अंदर आ गई। लिविंग रूम में आते ही उसका ध्यान लिविंग रूम के सोफे पर बैठी सुमन पर गया जो कि अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी और उसके बगल में ही वेदांत बैठा हुआ था। सुमन की मॉम, सुमन के डैड दोनों उन दोनों को ही घूर रहे थे। अमानत ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, हेलो। अमानत को देखते ही सुमन की मॉम ने कहा, अमानत बेटा कहाँ थी तुम? ये नालायक लड़की सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर चली गई और तुम्हें अकेला छोड़कर वापस आ गई। हम कितना परेशान हो रहे थे। वो तो इस बच्चे ने कहा कि तुम थोड़ी देर में आ रही हो, तब जाकर हमें सुकून की सांस आए, वरना पता नहीं तुम्हारा भाई क्या करता। सुमन की मां की बात सुनकर अमानत हैरान हो गई, पर वेदांत ने आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। वो समझ गई कि जरूर वेदांत ने कोई और कहानी सुनाई है। अमानत ने सुमन की तरफ देखा जिसकी आंखें देखकर लग रहा था कि वो अभी भी हल्की नींद में है। उसने खुद से कहा, अच्छा हुआ। सोचकर उसने कहा, आंटी जी वो नहाना है, चलो सुमन। कहते हुए अमानत ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम में आ गई। रूम में आते ही अमानत ने गुस्से से सुमन के बालों को पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, कमीनी, तुम्हें हमें संभालना चाहिए था और तुम खुद शराब पीकर किसी की इज्जत लूटने के लिए चली गई। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी देर से हम बातें सुन रहे हैं। अमानत की बात सुनकर सुमन ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? किसकी इज्जत लूटने? कहते हुए वो याद करने लगी कि उसने वेदांत को जबरदस्ती किस किया था। उसके बाद तो वो बेहोश हो गई थी। ये याद आते ही सुमन ने कहा, अरे यार, पता नहीं क्या हो गया था। रात को मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो बेचारा तो मेरी हेल्प कर रहा था और मैंने जबरदस्ती उसे किस कर लिया। पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। शायद इंप्रेशन खराब हो गया होगा। पर एक बात तो है, अगर फ्यूचर में कभी उसने मुझे मना कर दिया, जो कि नहीं करेगा क्योंकि मेरी जैसी प्यारी लड़की उसे नहीं मिलेगी, तो ये गिल्ट नहीं रहेगा कि अपनी पहली मोहब्बत को किस नहीं किया। उसके होठों को तो किस कर ही लिया मैंने। कहते हुए सुमन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। तुम्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो गया? कहते हुए अमानत रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर सुमन ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही है? अमानत रोते हुए बेड पर जाकर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी वर्जिनिटी चली गई, हमारे और वो छछूंदर दोनों के बीच में सब कुछ हो गया। अमानत की बात सुनकर कुछ पल के लिए तो सुमन सदमे में चली गई। अगले ही पल जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अमानत ने क्या कहा, वो जोर से चिल्लाई। उसे चिल्लाते हुए देखकर अमानत ने जल्दी से उसके पैर पर लात मारते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो? आंटी और अंकल को बताना है क्या? अगर उन दोनों को पता चल गया तो भाई, डैडी, मम्मा सबको पता चल जाएगा और सब लोग परेशान हो जाएंगे। सब लोग क्या सोचेंगे? हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अमानत की बात सुनकर सुमन ने हैरानी से कहा, अमानत, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तूने वो सब कुछ कर लिया जो सब मैं अपने वेदांत के साथ करना चाहती थी। मेरा वेदू कितना हैंडसम है ना? सुमन की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, कमीनी। कहते हुए अमानत उसके बालों को खींचने लगी। एपिसोड 75। अमानत ने जब देखा कि सुमन अभी भी कल रात की बातें कर रही है, उसने गुस्से से सुमन के बालों को खींचते हुए कहा,
तुम बहुत बुरी हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम बहुत बुरी हो, तुम हमारी दोस्त हो ही नहीं सकती। हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम हमें चुप कराने की जगह, शांत कराने की जगह, तसल्ली देने की जगह पर बकवास कर रही हो। तुम्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तुम धोखेबाज, दगाबाज दोस्त हो, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। कहते हुए अमानत की आंखों में आंसू आ गए। सुमन ने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, अरे मेरी जान, प्लीज प्लीज, रोना नहीं, रोना नहीं। अब मुझे बता कि जो हो गया क्या उसे हम बदल सकते हैं? नहीं न, और वैसे भी तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हो, उसने तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा है। इनफैक्ट उसने तो तुझे सीधा शादी के लिए कहा था, बट फिर भी तूने मना किया। वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसने इतना सब कुछ होने के बाद तुझे शादी के लिए पूछा। मुझे बता कि आजकल के लड़के लड़कियों का फायदा उठाने के बाद क्या उनके साथ शादी करते हैं? बता तू खुद। सुमन की बात सुनकर अमानत चुप हो गई। सुमन ने अमानत के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, एग्जैक्टली मेरी जान, ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी तू अब अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे बता, क्या सच में वो हैंडसम नहीं है? भले ही तुझे वो पसंद नहीं है, पर अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछ कि क्या वो हैंडसम नहीं है। सुमन की बात सुनकर अमानत अपनी नज़र चुराने लगी। ये बात वो कैसे झूठला सकती थी कि अस्तित्व हैंडसम नहीं है? उसने तो अच्छे से देखा था कि अस्तित्व की मस्कुलर बॉडी कितनी हॉट है। उसे चुप देखकर सुमन ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान, तेरी चुप्पी तेरा जवाब दे रही है। अब बस मेरी बात मान। तेरा सुपरस्टार तो गया तेरे हाथ से। एक तो तू उसकी भाभी बन गई, दूसरी बात तूने उसके दोस्त के साथ रात गुजार ली, तीसरी बात उसने खुद ही तुझे रिजेक्ट कर दिया, चौथी बात ये जो छछूंदर है, सॉरी सॉरी अस्तित्व शेखावत, ये भी बहुत अच्छा गाना गाता है और तुझे अपने सुपरस्टार के गाने से ही प्यार था, तो अपने अस्तित्व को कहना कि वो सिर्फ तेरे लिए गाना गाए, सिर्फ तेरा प्राइवेट सिंगर। अब मेरी बातों को अगर तूने थोड़ा सा भी समझा होगा तो तू वही करेगी जो मैंने कहा है। वैसे भी कब तक उसे दूर रखेगी? एक कोशिश तो कर कम से कम, या फिर अगर तुझे उसे अपनी लाइफ में नहीं रखना तो एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ कि वो तुझे छोड़ दे। अब क्या करना है ये तेरा डिसीजन है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने सुमन की तरफ देखा और कुछ देर तक अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने के बाद शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें पता है कि हमें क्या करना है। फिलहाल हम घर चलते हैं क्योंकि भाई इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए अमानत उठकर खड़ी हो गई। सुमन ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़, मुझे बता कि कहाँ कहाँ निशान है। मैं भी तो देखूं कि फर्स्ट नाइट स्पेंड करने के बाद इंसान कितना बदल जाता है। सुमन की बात सुनकर अमानत उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। सुमन ने उसके घूरने को इग्नोर किया और उसकी कुर्ती की जिप को खोलकर देखने लगी। उसका ध्यान अमानत की पीठ पर बने हुए लव बाइट पर गया, जिसे देखते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, मैंने जिंदगी में पहली बार लव बाइट देखा। ये लव बाइट कम और शैतान का बाइट ज्यादा लग रहा है। सच में उसने शायद तुझे अच्छे से रात भर परेशान किया है। तेरी बॉडी में पेन हो रहा है क्या? क्योंकि मैंने सुना था कि फर्स्ट टाइम के बाद बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है। सुमन की बात सुनकर अमानत के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगी, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में पेन तो महसूस नहीं हो रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने सुमन की तरफ देखकर जल्दी से कॉल उठा लिया तो दूसरी तरफ से अबीर ने कहा, वे आर यू अमानत? अबीर की बात सुनकर अमानत ने कहा, भाई मैं सुमन के घर पर हूँ, क्या आप भूल गए? मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। कहते हुए अमानत ने कॉल कट करके सुमन की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो कल कॉलेज में मिलते हैं, आज तो हम घर जा रहे हैं। आज हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे और तुम भी कल ही चलना। वैसे भी अब तो 2-3 क्लास हो भी चुकी होंगी, अब जाकर क्या करेंगे? अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने वाली हूँ। तू भी घर जाकर सो जाना, बाय बाय। और हाँ, फिक्र मत करना, क्योंकि जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते। कहते हुए सुमन लेट गई। अमानत ने भी अपने नाखून को चबाते हुए कहा, कैसे बदल सकते हैं? जादू का थोड़ी है हम, और अगर होते तो भी नहीं बदल पाते। कहते हुए अमानत कुछ देर बाद राठौर मैंशन वापस आ गई। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर अबीर, जो कि लिविंग रूम में बैठकर उसी के आने का इंतजार कर रहा था, उसने अमानत के पास आते हुए कहा, व्हाट हैपन अमानत? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अबीर की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखकर जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को सही करते हुए कहा, नहीं भाई, वो 2 दिन के बाद यूनिट टेस्ट है, उसके लिए हमारी पढ़ाई नहीं हुई। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी पढ़ाई कभी होती है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें पढ़ाई से प्रॉब्लम क्या है।
हर बार इतने खराब मार्क्स लाती हो जितने खराब शायद ही हमारी फैमिली में किसी के आए होंगे। डैड रहते हैं कि मॉम पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, पर तुम्हारे मार्क्स देखकर लगता है कि तुमसे ज़्यादा तो मॉम पढ़ाई में अच्छी थी। खैर जाकर आराम कर लो क्योंकि आज तुम कॉलेज नहीं जाने वाली हो, मुझे ये बात अच्छे से पता है। अबीर की बात सुनकर अमानत ने कहा, वो कैसे भाई? अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, बस पता है जाओ। कहते हुए अबीर वहां से चला गया। अमानत अपने बेड पर आकर लेट गई। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, हम क्या करें, हम क्या करें? वो कह ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके देखा तो उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। कुछ सोचकर अमानत ने कॉल कट कर दिया और दोबारा कुछ सोचने लगी। फिर से उसका मोबाइल बजने लगा। उसने इरिटेट होकर कॉल उठाकर चिल्लाते हुए कहा, कौन है? अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए ना कि सामने वाला बात नहीं करना चाहता, क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हो? अमानत ने इतना कहा ही था कि दूसरी तरफ से उसके कानों में अस्तित्व की मदहोशी भरी आवाज़ सुनाई दी, स्वीट हार्ट, इतना गुस्सा? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी और जब मैंने सामने से कॉल किया तो गुस्सा कर रही हो। नंबर को सेव कर लो और हाँ, माय डियर फ्यूचर हब्बी के नाम से सेव करना, या फिर फ्यूचर लाइफ पार्टनर, या फिर प्रिंस चार्मिंग। तुम्हें 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से एक नाम से सेव करना, क्योंकि अगर मैंने किसी और नाम से देख लिया तो फिर इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अस्तित्व की आवाज़ सुनकर अमानत के हाथों की पकड़ गुस्से से मोबाइल पर मजबूत हो गई। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुमने हमें कॉल क्यों किया है? अस्तित्व, जो कि इस वक्त शेखावत मेंशन के अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय हमको कॉल क्यों किया है? तुम्हें नहीं तो किसे कॉल करूंगा? आखिर तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड और तुम्हारा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ही कॉल करता है। क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? कैसे पता होगी, आज तक तो था ही नहीं। मैं तुम्हारा पहला, आखिरी और इकलौता बॉयफ्रेंड हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के दांत किटकिटाने लगे। उसने धीरे से कहा, ठीक है, हो गई बकवास। अब हम कॉल कट कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है। अमानत ने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने बहुत प्यार से कहा, सुनो ना। अस्तित्व ने इतने प्यार से कहा था कि अमानत के हाथों की पकड़ मोबाइल पर ढीली हो गई। उसने खुद से कहा, इसकी आवाज़ इतनी चार्मिंग क्यों है? नहीं नहीं अमानत, ये काला जादू करता है, तुझे इसकी बातों में नहीं फंसना है। अमानत खुद से सोच ही रही थी कि तभी अस्तित्व ने और प्यार भरी आवाज़ में कहा, अमानत मेरी जान सुनो ना। अस्तित्व की इस बार आवाज़ और भी ज़्यादा मदहोशी भरी और प्यार भरी थी। उसकी आवाज़ में मिश्री घुली हुई थी, जिसे महसूस करके अमानत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, नहीं नहीं अमानत, तुझे पिघलना नहीं है, तुझ पिघलना नहीं है। अमानत जैसे खुद को समझा रही थी। तभी अस्तित्व ने प्यार से कहा, एक चुम्मा दे दो ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कहा, व्हाट? वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अस्तित्व ने अपने मोबाइल को अपने कान से दूर करते हुए कहा, चिल्लाओ मत, कान के पर्दे फट जाएंगे मेरे, और फिर मैं तुम्हारी प्यारी सी सॉरी सॉरी, तुम्हारी महामारी जैसी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा। जब भी तुम बात करती तो ऐसा लगता है फटा हुआ स्पीकर बज रहा है। जब भी तुम बात करती हो तो ऐसा लगता है जैसे कानों से खून निकलने लगेगा। जब भी तुम बात करती हो तो ऐसा लगता है कि गाय और भैंस एक साथ चिल्ला रहे हैं। अमानत जैसे जैसे अस्तित्व की बात सुन रही थी, उसके हाथों की पकड़ मोबाइल पर मजबूत होती जा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कमीने, फटे हुए ढोल, टूटे हुए तरबूज, फटी हुई चप्पल, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्यारी सी आवाज़ की इंसल्ट करने की? खुद की आवाज़ कुत्ते जैसी है, गधे जैसी है, और हमारी आवाज़ की इंसल्ट कर रहे हो तुम। अमानत को चिल्लाते हुए देखकर अस्तित्व के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, सच हजम नहीं हो रहा है ना? तुम खुद बताओ, क्या मैं अच्छा गाना नहीं गाता? तुम जरा खुद एक लाइन गा कर दिखाओ। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारा खून कर देंगे। अस्तित्व ने बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, ओके स्वीट हार्ट, पर पहले सुहागरात हो जाने देना। वैसे भी एक रात से मजा नहीं आया। एटलीस्ट 2-3 बार तो हो जानी चाहिए सुहागरात। उसके बाद चाहे तो खून कर देना और साथ में तुम भी आ जाना, दोनों नर्क में एंजॉय करेंगे। वैसे भी जितने पाप तुमने किए हैं, स्वर्ग तो हमें नहीं मिलेगा, और अगर मैंने तुम्हें शादी के लिए चुन लिया है तो तुम्हारे पापों का हिसाब तो मुझे भी चुकाना पड़ेगा, इसलिए मुझे भी नर्क ही मिलेगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत गुस्से से पागल हो रही थी। उसने बेड पर अपने दोनों हाथ पटकते हुए कहा, तुम लंगूर, छछूंदर, चमगादड़, डायनासोर, ड्रैगन, राक्षस, हम तुम्हारी जान ले लेंगे।
अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट अभी तो इजाजत दी, तुम मेरी जान ले सकती हो पर पहले, कहते हुए अस्तित्व चुप हो गया। अमानत ने गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ, हमें तुमसे शादी नहीं करनी, आज के बाद हमें कॉल मत करना। कहते हुए अमानत कॉल कट करने ही वाली थी कि अस्तित्व ने चिल्लाते हुए कहा, वेदांत वो पोस्ट छप गए क्या रेपिस्ट अमानत के? ये लड़की मना कर रही है। मुझे पहले ही लगा था कि ऐसा कुछ करेगी वो, सारी मुंबई में चिपका देना, सबको पता चलना चाहिए कि अथर्व राठौर की बेटी क्या क्या कारनामे करती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने कॉल पर रोते हुए कहा, जंगली आदमी, कमीने आदमी, तुम मासूम सी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, वो भी बड़े बड़े वाले। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारे हाथों को कुत्ते काटेंगे, तुम्हारे पैरों में चींटियां काटेंगी, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम टकले हो जाओगे, तुम्हारी बीवी तुम्हें जूते से मारेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे खाने में ज्यादा मिर्ची डालेगी, तुम्हारे पापा तुम्हें जूते से मारेंगे, तुम्हारे होने वाले बच्चे तुम्हारे पैरों की उंगलियां काट देंगे, तुम्हारे ऑफिस का बॉस तुम्हें पटक पटक के मारेगा और ऑफिस की सारी फ्लोर साफ करवाएगा। अमानत लगातार बोलती जा रही थी। वही अस्तित्व मोबाइल को साइड में फेंक कर टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ दीवार पर लगी हुई अमानत की तस्वीर को देख रहा था। जब दूसरी तरफ से काफी देर तक अमानत को कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने मोबाइल को साइड में करके देखा तो मोबाइल पर किसी का नाम फ्लैश ही नहीं हो रहा था। ये देखकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, छछूंदर, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि पूरे रूम में उसकी आवाज गूंजने लगी। उसने अपने दोनों कानों को पकड़कर खींचते हुए कहा, अमानत अमानत अमानत, तू तो गई, तेरा राम नाम सत्य, तेरा काम तमाम, तू गई, भगवान के पास चली जा अमानत, चली जा। तुझे अब इस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुझे इस अस्तित्व नाम की मुसीबत से बचा सके। तुझे वो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? सुपरस्टार सुपरस्टार, वो हमें बचाएंगे। कहते हुए अमानत बेड पर कूदने लगी। बेड पर कूदते कूदते अमानत का पैर मुड़ गया और वो सीधा बेड से नीचे मुंह के बल कारपेट पर गिर गई। नीचे गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई और साथ ही उसका पैर भी मुड़ गया। एपिसोड 76। उसकी चीख सुनकर दो सर्वेंट जो कि वहां से गुजर रहे थे वो दौड़ते हुए अंदर आ गए। उन्होंने जब इस तरह से अमानत को नीचे पड़े हुए देखा वो जल्दी से उसे उठाने के लिए उसके पास आ गए। अमानत सिसकते हुए अपने पैरों को देख रही थी। उसकी आवाज सुनकर सर्वेंट जल्दी से उसके पास आ गए। उन्होंने उसे खड़ा करते हुए कहा, मैडम आप ठीक तो हैं ना? सर्वेंट को देखकर अमानत ने रोते हुए कहा, हम गिर गए, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। उन दोनों ने अमानत को खड़ा करने में मदद की और उसे बेड पर बैठा दिया। अमानत का पैर हल्का सा मुड़ गया था जिससे उसका गोरा पैर रेड हो गया था। पैरों पर हल्की सी स्वेलिंग भी आ गई थी। सर्वेंट ने कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कहते हुए उन्होंने अमानत के पैरों पर स्प्रे कर दिया। अमानत अभी भी सुबक रही थी। उसने रोते हुए कहा, हमारे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? भगवान जी हमारे साथ हमेशा गलत करते हैं, हम ना उनसे बात ही नहीं करेंगे। अमानत की बात सुनकर वो सर्वेंट मुस्कुराने लगे। कुछ देर के बाद अमानत को हल्का हल्का बेहतर महसूस हो रहा था। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सब कुछ उस जंगली छछूंदर की वजह से हुआ है। जब भी उसके बारे में सोचते हैं सब कुछ खराब हो जाता है। पक्का वो मनहूस है, मनहूस। कहते हुए अमानत मुंह बनाने लगी। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल फिर से रिंग करने लगा। अमानत ने गर्दन को टेढ़ा करके देखा तो मोबाइल पर माय फ्यूचर हब्बी शो हो रहा था, जिसे देखकर अमानत ने गुस्से से कहा, ये क्यों हमें कॉल करके परेशान कर रहा है? कहते हुए अमानत ने जल्दी से कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से उसे अस्तित्व की आवाज सुनाई दी, क्या तुम ठीक से चल नहीं सकती? जब देखो तब गिरती पड़ती रहती हो, छोटी बच्ची हो क्या? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें कैसे पता कि हम नीचे गिर गए? कहीं तुम हमारे घर में कहीं छुपकर तो नहीं बैठे हो ना? अभी के अभी बाहर आओ वरना हम भाई को बता देंगे और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया ना तो फिर भाई तुम्हारे बहुत सारे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे। तुम जानते नहीं कि हमारे भाई कितने खतरनाक है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अच्छा तो अगर मैंने तुम्हारे भाई को बता दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने एक मासूम लड़के की इज्जत लूट ली है, फिर भी वो मेरे साथ ही सब कुछ करेगा। वो भी तो एक लड़का है, उसे भी तो पता होगा मेरा दर्द, मेरी तकलीफ। अगर कोई तुम्हारे भाई की इज्जत लूट लेता तो उसे कैसा लगता? ये बात उसे समझ आ जाएगी और वो कुछ नहीं करेगा। आखिर लड़का लड़के के दर्द को समझ सकता है। अमानत ने गुस्से से कहा, हमने कुछ नहीं किया है,
बार बार हमारे बारे में ऐसी बातें करना बंद करो वरना हम सच में तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो तुम्हारे ये कहने से कि हमने कुछ नहीं किया सच नहीं बदल जाएगा। सच यही है कि जो कुछ भी किया तुमने किया। तुमने मेरी इज्जत लूट ली, मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मेरी बॉडी के हर हिस्से को चूम लिया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने ये सारी बातें करने के लिए कॉल नहीं किया बल्कि मैंने तुमसे ये पूछने के लिए कॉल किया है कि क्या तुम ठीक से चल नहीं सकती? क्या तुम्हारे पैरों में जान नहीं है? जब देखो तब गिरती पड़ती रहती हो, एक दिन इसी तरह से अपना सर फोड़ दोगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, झूठ मत बोलो। तुम हमें कहीं से छुपकर देख रहे हो ना? बताओ तुम हमारे रूम में हो ना? कहाँ हो हमें बताओ। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने बेहद सेडिक्टिव वॉइस में कहा, इस वक्त मैं तुम्हारे बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से बेड से नीचे कूद गई। उसने नीचे झुककर देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। ये देखकर उसने गुस्से से कहा, तुम नीचे नहीं हो, अब हमें बताओ कि तुम कहाँ हो? बाथरूम में, बालकनी में या फिर छत पर? कहाँ हो तुम? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल में रहता हूँ इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम्हें चोट लगी है। आखिर हमारा दिल से दिल का रिश्ता जो है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने जल्दी से खुद को संभाल कर गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, तुम हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी खराब है और रही बात तुम्हारे दिल में रहने की वो तो मैं बहुत पहले से रहता हूँ, पर तुम एक्सेप्ट नहीं करती हो। तुमने मुझे अपने दिल में रखा है। हमेशा कहती हो कि सुपरस्टार से प्यार करती हो पर प्यार तो तुम मुझसे ही करती हो। अपनी आंखें बंद करो, देखो कि तुम्हें सुपरस्टार का चेहरा नजर आता है या फिर मेरा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो तुम, हमें तुम्हारा चेहरा कभी नजर नहीं आएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि हम तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, न कभी करेंगे। हम सिर्फ हमारे सुपरस्टार से प्यार करते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अब तो तुम्हारे सुपरस्टार तुम्हारे बड़े जेठ जी बन गए, मतलब तुम्हारे भैया। तो भैया से उस तरह का प्यार कौन करता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? अस्तित्व के मुंह से अपने सुपरस्टार के लिए भैया सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, चुप रहो तुम, चुप, हमें बिल्कुल तुमसे बात नहीं करनी। कहते हुए अमानत ने कॉल कट कर दिया। अस्तित्व जो अपनी बालकनी में खड़ा था उसने मुस्कुराते हुए कहा, कब तक इस तरह से मुझसे दूर भागोगी? हर वक्त हर पल तुम्हारे दिल दिमाग में सिर्फ एक नाम घूमेगा, अस्तित्व शेखावत। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम खुद कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे तुम्हारे मुंह से फिर से प्रिंस चार्मिंग सुनने को मिलेगा। उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे पहली वाली सिली गर्ल वापस मिलेगी। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत की तस्वीर जो कि उसके मोबाइल के वॉलपेपर पर लगी हुई थी उसे चूम लिया। इसी तरह से आज का पूरा दिन बीत गया। शाम को भी अमानत चुपचाप अपने रूम में बैठी हुई थी। अबीर को पता चल गया था कि अमानत फिर से नीचे गिर गई है और उसके पैरों पर चोट लगी है और इस वक्त वो अमानत के रूम में बैठकर उसे डांट रहा था। अबीर ने अमानत के पैरों को हल्के से मसाज देते हुए कहा, तुम पागल हो अमानत, जब देखो तब यहाँ से वहाँ उछल कूद करती रहती हो, चोट लगवाती रहती हो। अबीर की डांट सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, भाई आपकी प्यारी सी छोटी सी बहन को चोट लगी है और आप उसे प्यार करने की जगह पर उसे डांट लगा रहे हो। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है कि तुम्हें डांट लगानी पड़ रही है। अच्छा मुझे बताओ, दर्द हो रहा है क्या? अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कहीं नहीं हो रहा। कहते हुए उसका चेहरा लटक गया। अबीर ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अमानत ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई हमें हमारे सुपरस्टार का चेहरा देखना है। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, अमानत आप क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सपनों में और हकीकत में फ़र्क होता है, आपको हकीकत में जीना होगा। अगर मैंने उसके बारे में पता लगा भी लिया और आपने उसका असली चेहरा देख भी लिया तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कहते हुए अबीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अमानत को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और वहां से चला गया। अबीर के जाते ही अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, भाई ने तो हमारी बात सुनी नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपनी प्यारी सी मासूम सी बहन की बात भी नहीं सुन रहे थे। क्या हम कभी हमारे सुपरस्टार का चेहरा नहीं देख पाएंगे? हमें छछूंदर से ही उनका चेहरा देखने की डिमांड करनी होगी, पर जब वो जानता है कि हम उन्हें पसंद करते हैं तो क्या वो उनका चेहरा देखने देगा?
कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। रात का वक्त, शेखावत मेंशन। अस्तित्व इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर अस्तित्व ने देखा तो कॉलर आईडी पर उसके किसी खास आदमी का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल उठाकर डिस्टर्ब आवाज में कहा, बोलो। दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, सर जो हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसके पीछे बहुत बड़े बिजनेसमैन का हाथ है। हमें नहीं पता कि उसने वो प्रोजेक्ट क्यों रोका है। अस्तित्व ने गुस्से से कहा, नाम बताओ उसका। मैं भी देखता हूँ कि वो ऐसे कैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने देता। अस्तित्व की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, राघव जोशी, जोशी कॉर्पोरेशन के सीईओ। अस्तित्व जो कि गुस्से से खड़ा था, जैसे ही उसने ये नाम सुना उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। अस्तित्व को कुछ न बोलते हुए देखकर दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कहा, हमने पता लगाया है इस इंसान के बारे में काफ़ी मिस्टीरियस बातें पता चली है। जहाँ तक पता चला है इस इंसान की शादी नहीं हुई है, पर यह आज भी किसी लड़की के पीछे दीवाना होकर घूमता है। अब पता नहीं कि वो कौन है। अस्तित्व ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नज़र रखो उस पर, और हाँ, अगली बार से अगर उसने किसी भी प्रोजेक्ट में टांग अड़ाई तो उसके साथ भी वही करने से पहले एक बार भी मत सोचा जो कि हमारे बाकी दुश्मनों के साथ हमने किया है। कहते हुए अस्तित्व ने कॉल कट कर दिया। उसके कानों में अभी भी वही नाम गूंज रहा था, राघव जोशी। वो जानता था कि ये कौन है, पर उसे इस इंसान से सिर्फ नफरत थी, सिर्फ नफरत। अस्तित्व कुछ देर के बाद अपने रूम में वापस आकर बेड पर लेट गया। उसने खुद से कहा, कल से तुम्हारी और मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी मेरी जान। ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे पास, मेरे करीब, मेरे साथ ही रहना होगा, और एक दिन तुम्हें मेरी आदत लग जाएगी। मुझसे प्यार हो जाएगा और तुम खुद मेरे साथ रहना चाहोगी, खुद जैसे पहले तुम मेरे पीछे पीछे भागती थी। बहुत जल्द ही तुम दोबारा मेरे पीछे पीछे भागोगी। ये अस्तित्व शेखावत का प्रॉमिस है खुद से। कहते हुए अस्तित्व अपनी आंखें बंद करके सुकून से बेड पर लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अमानत और सुमन इस वक्त कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए थे। सुमन ने अमानत की तरफ देखकर कंफ्यूज होते हुए कहा, कल तक तू ऐसे उदास थी जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया हो, और आज ऐसे खुश हो रही है जैसे तुझे सब कुछ मिल गया हो। कहीं एक रात में तुझे मिस्टर अस्तित्व से प्यार तो नहीं हो गया ना? सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखा और क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हम। उसके जवाब को सुनकर सुमन हैरानी से उठकर खड़ी हो गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, व्हाट? उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अमानत ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाते हुए कहा, चिल्लाओ मत, सब लोग तुम्हें और हमें देख रहे हैं, चुपचाप बैठ जाओ। कहते हुए अमानत पार्किंग एरिया की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वहां पर एक लग्जरियस कार आकर रुकी और कार का दरवाजा खोलकर सौरभ, वेदांत और अस्तित्व बाहर आ गए। अस्तित्व को देखते ही अमानत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। सुमन का ध्यान भी वेदांत पर चला गया और अपने आप उसके दांत उसके होठों पर चले गए और वो अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए वेदांत के होठों को देखने लगी। अमानत के साथ सुमन भी उठकर खड़ी हो गई। अमानत दौड़ते हुए आकर सीधा अस्तित्व से लिपट गई। अचानक से अमानत के लिपटने की वजह से अस्तित्व हैरानी से उसे देखने लगा। अमानत ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए कहा, प्राणनाथ आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अमानत के मुंह से प्राणनाथ सुनते ही अस्तित्व के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने अमानत को खुद से दूर करके उसे घूरते हुए कहा, व्हाट? क्या कहा तुमने? अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्राणनाथ, आप हमारे प्राणनाथ हैं तो हम आपको वही कहेंगे ना। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो। कौन सी नई नौटंकी लगा रखी है तुमने? नौटंकी सुनकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, प्राणनाथ कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये नौटंकी नहीं, ये सच है। आप हमारे प्राणनाथ हैं और हम आपकी प्राणप्रिय। अमानत की बातें सुनकर सौरभ ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या होता है प्राणनाथ और प्राणप्रिय? बट कुछ भी कहो, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, मैंने जिंदगी में पहली बार सुने हैं। सौरभ की बात सुनकर वेदांत उसे घूरने लगा। तभी सुमन ने वेदांत के पास आकर उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, एक चुम्मा ले लूं। सुमन की बात सुनकर बेचारे वेदांत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सौरभ ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, मेरे तो दोनों दोस्तों की इज्जत खतरे में है। कैसी कैसी लड़कियां हैं, अश्लील लड़कियां। कहते हुए सौरभ पीछे हटने लगा। सुमन ने वेदांत की आंखों में आंखें डालकर प्यार से कहा, लेने दो ना, सिर्फ एक ही तो चुम्मा मांग रही हूँ, वैसे भी कौन सा तुम्हारी इज्जत लूट रही हूँ। तुम्हारे लिप्स बहुत टेस्टी है, इन्हें देखकर इनको किस करने का दिल करता है। एपिसोड 77
वेदांत को बड़ी बड़ी आंखों से खुद को घूरते हुए देखकर सुमन ने हल्के से उसके होठों के करीब अपने हाथ लाते हुए कहा, ऐसे मत देखो यार, वरना सच में अभी के अभी चुम्मा ले लूंगी। बताओ ना, क्या तुम्हारा मैं सिर्फ एक चुम्मा ले लूं? सुमन की बात सुनकर वेदांत ने अपने दोनों हाथों से अपने होठों को छुपाकर उसे घूर कर देखा। वेदांत की हरकत देखकर सौरभ ने उसे घूरते हुए कहा, अरे लड़की जब सामने से पूछ रही है तो उसे किस करने दो ना भाई, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कोई पसंद ही नहीं करता और तुम दोनों के पास इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, तुम दोनों को कदर नहीं है। सच में लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व और वेदांत उसे गुस्से से घूरने लगे। उन दोनों के घूरने का सौरभ पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अमानत और सुमन की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप दोनों की कोई ब्यूटीफुल दोस्त नहीं है जो मेरे लायक हो? उसकी बात सुनकर सुमन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, होती भी तो तुम्हारे जैसे पागल के पास नहीं भेजते हम। खुद की इंसल्ट होते हुए देख सौरभ ने पैर पटकते हुए कहा, शर्म नहीं आती अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट। सुमन ने सौरभ की बात को इग्नोर करके वेदांत की तरफ देखा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने होठों को छुपाया हुआ था। इस वक्त वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। सुमन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ एक चुम्मा तू मुझको उधार दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। यूपी बिहार तो नहीं है मेरे पास, पर मैं तुमको प्यार दे सकती हूँ। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है। अरे बेकरार जिया को शांत करने के लिए बस एक चुम्मा साथ दे सकता है, एक ही चुम्मा चाहिए, दे दो ना। सुमन की बात सुनकर वेदांत ने उससे 2 कदम पीछे हटकर अपने हाथों को होठों से हटाकर सुमन को घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। उस दिन नशे में थी तो कुछ नहीं कहा, पर आज भी तुम उसी तरह की हरकतें कर रही हो। वेदांत की गुस्से भरी आवाज सुनकर सुमन ने खुद से कहा, ये तो गुस्सा हो गया, क्या इसे हम पसंद नहीं है? इतनी खूबसूरत लड़की सामने से पूछ रही है कि क्या किस कर सकते हैं, और ये गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब इसे सच में हम नहीं पसंद। सोचते हुए सुमन का चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, हम क्या करें? तुम्हें देखा करना हमें पहली नजर वाला प्यार हो गया है, और रही बात किस मांगने की तो पता नहीं, तुम्हारे होठों को देखकर अपने आप नियत फिसल गई। इसमें हमारी नहीं तुम्हारी गलती है। इस तरह से खूबसूरत होठों को हमारे सामने लाने की क्या जरूरत थी? सुमन की बात सुनकर सौरभ ने उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तुझे अपने होठों को काट कर आना चाहिए था कॉलेज, तभी मैडम के दिल के तार नहीं छिलते। बेचारी कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बैठी है और तूने उसके जज्बातों को जगा दिया। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने चिढ़ते हुए कहा, बकवास बंद करो। वही अमानत अभी भी अस्तित्व के गले से लिपटी हुई थी और बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी और अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रही थी। अस्तित्व अभी भी उसे कमर से थाम कर खड़ा था। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, अब अगर नौटंकी हो गई हो तो बता दो कि ये नहीं नौटंकी किस खुशी में स्टार्ट की है। अमानत ने अस्तित्व की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नौटंकी? आपको ये नौटंकी लगती है? सच में आपको बिल्कुल भी हमारी कदर नहीं है। हमने आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, आपको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, तो आपके साथ प्यार से ही रहेंगे ना? आप क्या चाहते हैं कि हम आपके साथ लड़ाई करें, आपके साथ बुरा बिहेव करें? बोलिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर ये प्राणनाथ, ये क्या था? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे हमने सुना है कि अपने होने वाले हस्बैंड को प्राणनाथ कहते हैं, और वैसे भी आपने तो कहा ना कि आप हमारे होने वाले हस्बैंड हैं, इसलिए हमने आपका नाम रखा है प्राणनाथ। अब हमें कोई प्यारा सा निकनेम तो देना ही था आपको, इसलिए हमने प्राणनाथ दे दिया, अमानत के प्राणनाथ। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा था, पर अमानत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम जानते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, पर इस तरह से घूर घूर कर हमें नजर मत लगाए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी तरफ देखा और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे तुम्हारा दिया हुआ निकनेम बहुत पसंद आया स्वीट हार्ट। कहते हुए अस्तित्व की पकड़ अमानत की कमर पर मजबूत हो गई। उसने अमानत को अपने करीब खींचते हुए कहा, अब हम हमारा रिश्ता कॉलेज में सभी के सामने ऑफिशियल ही रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अलावा तुम्हें नज़र उठाकर देखे, और ये भी नहीं चाहता कि ये सारी लड़कियां मुझ पर अपनी नज़र डालें। जब उन्हें पता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, तो उनमें से कोई भी मेरे आसपास नहीं आएगी। इसलिए अब हम इसी तरह से सबके सामने जाएंगे, तुम समझ गए ना स्वीट हार्ट? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, पर प्राणनाथ इसकी जरूरत क्या है?
अभी इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ एक दिन। अस्तित्व ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, तो क्या हुआ? एक दिन हो या एक घंटा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, और वैसे भी फ्यूचर में हमें शादी तो करनी ही है। करोगी ना मुझसे शादी? अमानत ने दांत दिखाते हुए कहा, बिल्कुल आपसे ही शादी करेंगे, आपके साथ बच्चे भी पैदा करेंगे, आपके साथ सब कुछ करेंगे, सब कुछ सिर्फ आप ही के साथ करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो ये अच्छी बात है ना स्वीट हार्ट, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में छोड़ देता हूँ। आखिर अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत को इसी तरह से कमर से पकड़ा और अपने करीब खींचता हुआ पार्किंग एरिया से बाहर आ गया। सारी लड़कियां जो कि उन तीनों हैंडसम नौजवानों के ही आने का इंतजार कर रही थी, जैसे ही उन्होंने देखा कि अस्तित्व किसी लड़की को अपने साथ लेकर आ रहा है, उन सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही उनका ध्यान अमानत पर गया, सबके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा, जलन, सब कुछ नजर आने लगा। वही अमानत इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अस्तित्व के साथ अंदर आ गई थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो कॉलेज की सारी लड़कियां उसे ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने उसे मन ही मन अपनी दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन मान लिया हो। उन सबको देखकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की कैसे देख रही है हमें, नजर लगा देंगी ये सारी की सारी हमें। घर जाकर अपनी नजर उतारती हूँ, सोचते हुए अमानत का मुंह बन गया। अबीर ने अमानत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन स्वीट हार्ट, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? अमानत में बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, और फिर धीरे से खुद से कहा, जब प्रॉब्लम के साथ चल रही हूँ तो कोई और प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? हे कान्हा जी बचा लीजिए हमें, हम मासूम सी बच्ची है, शैतान के जाल में कैसे फंस गए। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व को हंसी आ रही थी। वो समझ गया था कि अमानत जानबूझकर उसके साथ एक्स्ट्रा स्वीट बर्ताव कर रही थी ताकि वो उसकी बातों से, उसकी हरकतों से इरिटेट होकर उसे खुद से दूर कर दे, पर वो जिसके लिए इंडिया आया था उसे खुद से दूर कैसे करता? वो अमानत के लिए ही तो इंडिया आया था, वरना उसे तो इंडिया से कोई मतलब ही नहीं था। अस्तित्व अमानत को लेकर उसकी क्लास के पास आ गया। उसने अमानत को अपने करीब खींचकर प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, शाम को अकेली मत जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, और हाँ, लड़कों से दूर रहना। कहते हुए अस्तित्व ने हल्के से अमानत के होठों को चूम लिया और वहां से चला गया। अमानत मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ी होकर जाते हुए अस्तित्व को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। अस्तित्व ने अमानत को वहां पर छोड़ा और वहां से चला गया। अस्तित्व के जाने के बाद अमानत ने खुद से कहा, हम क्या करेंगे? छछूंदर हमारा काम तमाम कर देगा, सारी की सारी चुड़ैल अब हमारे पीछे पड़ जाएंगी। हे भगवान, अपनी प्यारी सी मासूम सी बच्ची को बचा लो। कहते हुए अमानत अपने बेंच पर जाकर बैठ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा, सुमन अभी तक नहीं आई थी। अमानत ने गुस्से से कहा, ये सुमन कहाँ रह गई? वहीं दूसरी तरफ सुमन वेदांत के साथ खड़ी थी। उसने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, बन जाओ ना मेरे बॉयफ्रेंड, माना कि मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, पर मैं तुम्हारे लिए एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने खाने से करती हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए खाना भी कम कर दूंगी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना। सुमन की बात सुनकर वेदांत, जो कि उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, उसने इरिटेट होते हुए कहा, अरे यार, पर मुझे गर्लफ्रेंड बनाना ही नहीं है ना तुम्हें, ना किसी और को, मुझे बिल्कुल भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। मैं सिंगल बहुत खुश हूँ और मुझे खुश रहने क्यों नहीं दे रही हो तुम? वेदांत की बात सुनकर सुमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, खुश? तुम खुश नहीं हो? इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लड़की तुम्हें प्रपोज कर रही है। तुम्हें तो खुशी से नाचना चाहिए, झूमना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दे रही हूँ। सच में तुमने मेरा छोटा सा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं आज नहीं तो कल तुम्हें इम्प्रेस करके रहूंगी, पर याद रखना, अपने आसपास तुम्हें किसी भी चुड़ैल को नहीं आने देना है। अगर किसी भी लड़की ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की तो उसका ऐसा हाल कर दूंगी, ऐसा हाल कर दूंगी कि सब लोग तुमसे दूर रहना ही प्रेफर करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम किसी लड़की को अपने करीब न आने दो। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए। कहते हुए सुमन वेदांत के गाल को हल्का सा किस करके वहां से चली गई। वेदांत ने हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखा और जाते हुए सुमन की तरफ देखने लगा। सुमन मुस्कुराते हुए क्लासरूम में आ गई, जहां पर लड़कियां अमानत के बेंच के पास खड़ी थी। इस तरह से इतनी सारी लड़कियों को अमानत के बेंच के पास देखकर सुमन ने तेज आवाज में कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? कहते हुए सुमन सबके पास आ गई।
तभी उसका ध्यान अमानत पर गया जो कि गुस्से से एक लड़की को घूर रही थी। अमानत को देखकर सुमन ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ है तुझे और ये क्या है? कहते हुए सुमन अमानत के पास आ गई। अमानत ने गुस्से से कहा, ये सारी की सारी चुड़ैलें हमारे पीछे पड़ गई है कि हमने इनके मिस्टर हैंडसम को चुरा लिया है। कहते हुए अमानत गुस्से से उन सभी लड़कियों को घूरने लगी जो कि इस वक्त उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये सारी की सारी अस्तित्व की दीवानी थी जो कि सुमन को, वेदांत और अमानत को अस्तित्व के साथ देखकर जल भूनकर कोयला हो चुकी थी और अब अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी इरिटेशन निकालने के लिए उन दोनों के पास आ गई थी। सुमन से कुछ कहने की तो किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सुमन किसी का भी मुंह तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी, पर अमानत कभी फिजिकल एब्यूज नहीं करती थी जिस वजह से सारी की सारी उसके पीछे पड़ गई थी। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उन सभी को घूरते हुए कहा, अच्छा तो ये सारी की सारी चुड़ैल जलन महसूस कर रही है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे मिस्टर हैंडसम ने खुद ही मेरी प्यारी अमानत को प्रपोज किया है। उसका ये कहना है कि कॉलेज में कई सारी चुड़ैलें उसके पीछे पड़ी हुई है, इसलिए उसे एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड चाहिए जो कि उन सभी चुड़ैलों से उसे बचा सके। उसने बहुत ढूंढा और आखिर में उसे अमानत पसंद आ गई क्योंकि अमानत सबसे प्यारी, सबसे अच्छी है। तुम्हें उससे जलने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम चुड़ैलों की तरह दिखती हो पर हो तो लड़कियां ही, और वैसे भी अमानत की क्लासमेट हो तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मिस्टर हैंडसम ने तुम्हारी ही क्लास में से एक ब्यूटीफुल लड़की को पसंद किया है। सुमन की बात सुनकर सामने खड़ी लड़की जिसका नाम टीना था, उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो सुमन, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम दोनों ने कुछ किया है जिस वजह से मिस्टर हैंडसम और उनका दोस्त दोनों तुम्हारे पास थे, वरना तुम दोनों की शक्ल नहीं है, ना सूरत है, ना दिमाग है, कुछ भी नहीं है, तो तुम दोनों उन्हें इम्प्रेस कैसे कर सकती हो? उस लड़की टीना की बात सुनकर सुमन उसे गुस्से से घूरने लगी। उसने गुस्से से आगे बढ़कर उसके बालों को पकड़कर जोर से उसके बाल खींचते हुए कहा, क्या कहा? ना शक्ल है ना सूरत है? बिल्कुल नहीं है तेरे पास शक्ल और सूरत, और रही हमारी बात तो हम जैसे भी है बहुत खुश है, तुझे हमारे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहते हुए गुस्से से उसने टीना के बालों को छोड़ दिया और अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत, चुड़ैल जलती रहेगी पर तुम्हें इन चुड़ैलों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। वैसे भी जो चीज़ बेशकीमती होती है उसकी कदर लोगों को बाद में होती है, जैसे कि तुम। एपिसोड 78। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इन लंगूरों को पता ही नहीं है कि असली अंगूर होता क्या है। खैर छोड़ो, हमें इन फालतू लोगों के साथ बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए अमानत ने घूरकर उन सब की तरफ देखते हुए कहा, अब दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी बकवास सुनकर हमें गुस्सा आ रहा है। अमानत की बात सुनकर वो सारी लड़कियां उसे गुस्से से घूरने लगी। इस वक्त क्लास के टीचर उनकी क्लास में आ गए, इसलिए सभी जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गई। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, गुस्से में क्यों हो तुम? अमानत ने गुस्से से कहा, उस छछूंदर, उस लंगूर की वजह से ये चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई। इन्हें लग रहा है कि हमने उसे फंसाया है, जबकि उसने हमें फंसाया है। उसने हमें मजबूर किया है अपनी गर्लफ्रेंड बनने पर। इन्हें लग रहा है कि हमने जाकर बेशर्म की तरह उसे प्रपोज किया है। उसे प्रपोज करे हमारी जूती। हाँ, अगर उसकी जगह सुपरस्टार की बात होती तो उन्हें तो जूती मार मार के प्रपोज करते, मतलब जूती निकाल निकाल कर प्रपोज करते। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, देखो अमानत, जो मिला है उसमें खुश हो जाओ, वैसे भी वो तुम्हारे सुपरस्टार से कई गुना ज्यादा हैंडसम है। मैंने देखी है तुम्हारे सुपरस्टार की आंखें, उसकी आंखें और मिस्टर अस्तित्व शेखावत की आंखें लगभग सेम ही है। हो सकता है कि शक्ल भी सेम हो, वैसे भी वो चेहरा छुपा कर रखता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका चेहरा खराब हो, या फिर चेहरे पर कोई दाग धब्बा हो, या फिर ये हो सकता है कि दोनों जुड़वा भाई हो, क्योंकि तुमने तो कहा ना कि सुपरस्टार ने तुम्हें भा भी कहा। जस्ट बिकॉज तुम्हें और अस्तित्व को उसने साथ में देखा था तो इसका मतलब यही है जरूर अस्तित्व ने तुम्हारे बारे में उसके साथ बात की होगी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने हैरानी से कहा, मतलब ये छछूंदर हमारे सुपरस्टार का भाई हो सकता है? अमानत की बात पर सुमन ने अपने कंधे उचका दिए। तभी उन्हें सर की आवाज सुनाई दी, सुमन, अमानत, व्हाट आर यू डूइंग? सर की आवाज सुनकर दोनों ने घबराते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और जल्दी से ना में सर हिला दिया। सर ने उन्हें घूर कर देखा और फिर अपनी क्लास स्टार्ट कर दी। 2 लेक्चर होने के बाद अमानत ने बोरिंग सी आवाज में कहा, थक गए हैं हमें नींद आ रही है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, नींद तो मुझे भी आ रही है, पर मैं नहीं सो सकती मेरी जान, और तुझे भी नहीं सोने दे सकती, इसलिए चुपचाप पर बैठ जा। सुमन की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, हमारा बस चले तो हम सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा दे,
कितना अत्याचार करते हैं बचपन से मासूम बच्चों पर। मतलब दूध के दांत टूटे नहीं और स्कूल भेज देते हैं। थोड़े से बड़े हुए नहीं, खेलने कूदने की उम्र हुई नहीं कि स्कूल भेज देते हैं, फिर कॉलेज भेज देते हैं। पूरी जिंदगी पढ़ाई में, उसके बाद पैसे कमाने में, उसके बाद शादी करके बच्चों को पालने में। अबे यार, जिंदगी जिएंगे कब हम? अमानत की बात सुनकर सुमन ने तालियां बजाते हुए कहा, ग्रेट ग्रेट, मेरी अमानत के दिमाग में जो ख्याल आया है दुनिया में किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। सुमन की बात सुनकर अमानत ने एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमारी तरह इंटेलिजेंट है कहाँ ये लोग। सारे के सारे बेवकूफ़ भरे पड़े हैं इस दुनिया में। हमें तो कभी कभी समझ नहीं आता कि भगवान ने इन सभी को बिना दिमाग के दुनिया में भेज कैसे दिया। अमानत को खुद की तारीफ करते हुए देखकर सुमन ने उसके सर पर मारते हुए कहा, इडियट लड़की, तेरे पास दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं? ये ख्याल हर किसी के दिमाग में आता है, पर अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम अनपढ़ कहलाएंगे। हम शादी नहीं करेंगे तो कुंवारे मर जाएंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो बांझ कहलाएंगे। मतलब हर जगह पर कोई ना कोई फॉल्ट है, इसलिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा मेरी जान। आज नहीं तो कल तुझे भी करना पड़ेगा, और तब जब तुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो कि मिल चुका है, मिस्टर अस्तित्व शेखावत। सुमन ने जैसे ही ये कहा, अमानत ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, उसके साथ शादी करें, हमारी जूती। अमानत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, जिस तरह से वो तेरे पीछे पड़ा है ना जूती, क्या मुझे तो लगता है कि वो तुझसे शादी करके ही रहेगा। खैर ये सब छोड़, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के सर आ चुके हैं। कहते हुए सुमन ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने देखा। अमानत भी चुपचाप सर के लेक्चर को अटेंड करने लगी। 3 लेक्चर के बाद फाइनली लंच ब्रेक में अमानत सुकून की सांस लेकर टेबल पर अपना सर टिकाकर लेट गई। सुमन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे यार चल, मुझे भूख लगी है, कैंटीन में कुछ खाने के लिए चलते हैं। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हमें भूख नहीं है, हमें लेटने दो यार, थक गए हैं हम। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, देख मुझे भूख लगी है और मुझे पता है कि कैंटीन में पहुंचने के बाद तुम मुझसे ज़्यादा खाना खाएगी। सबको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा खाना खाती हूँ क्योंकि मैं मोटी हूँ, पर असल में खाना तू खाती है। ऐसा लगता है जैसे 2-4 सालों से भूखी है या फिर 2-4 जन्मों से। अमानत चल, लंच ब्रेक खत्म होने के बाद और 3 लेक्चर तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सुमन की बात सुनकर अमानत जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमें गोदी उठा लो यार, पैर दर्द कर रहे हैं। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, मुझे मत कह, अपने नए नए बॉयफ्रेंड से कहकर खुद को गोदी में उठा, वो तुझे गोद में लेकर घूमेगा, पूरे कॉलेज में तेरा इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा। सुमन की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, जब देखो तब बकवास करती रहती हो। कहते हुए अमानत का मुंह बन गया। कुछ देर बाद दोनों टेबल पर बैठी हुई थी, तभी कैंटीन में फिर से शोर सुनाई दिया। अमानत ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, आ गया लंगूर। सुमन ने हंसते हुए कहा, नहीं, तेरा प्राणनाथ भूल गई क्या तू? सुमन की बात सुनकर अमानत अचानक से अपने कैरेक्टर में वापस आ गई। उसने अपनी तरफ आ रहे अस्तित्व की तरफ देखा, जो कि दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर एटीट्यूड से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। इस वक्त वो सच में बेहद हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए अमानत सब कुछ भूलकर उसे ही देखने लगी। तभी सुमन ने उसके हाथ को जोर से चिमटी काटते हुए कहा, अरे मेरी जान, क्या कर रही है तू? सुमन की चिमटी काटते ही अमानत जैसे होश में वापस आई। उसने जल्दी से अपना चेहरा ठीक किया। सुमन भी मुस्कुराते हुए वेदांत की तरफ ही देख रही थी। वो तीनों जाकर उन दोनों के सामने बैठ गए। अमानत मुस्कुराते हुए अस्तित्व की तरफ देख रही थी। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्राणनाथ आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने भी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल प्राणप्रिय, आपके लिए तो आना ही था ना। अस्तित्व के मुंह से प्राणप्रिय सुनकर अमानत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए, पर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। वेदांत अपनी नज़र चुरा रहा था, वही सुमन बेशर्मों की तरह उसे घूर घूर कर देख रही थी। सुमन ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, क्या खाना है वेदू? अगर कुछ नहीं खाना तो मैं भी अवेलेबल हूँ। कहते हुए सुमन ने दांत दिखा दिए। सौरभ के हाथ से उसका मोबाइल छूट के टेबल पर गिर गया। उसने सुमन को घूरते हुए कहा, भाभी जी आप कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं हो रही है? सौरभ के मुंह से भाभी जी सुनकर सुमन के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो बादलों में उड़ रही हो। उसने सौरभ की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा देवर जी? सुमन को अपने साथ पहली बार अच्छे से बात करते हुए देखकर सौरभ ने चमकती आंखों के साथ कहा, भाभी जी मेरे दोस्त को पसंद किया है ना आपने?
तो आप इनडायरेक्ट तरीके से मेरी भाभी जी हो गई। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हारे जैसा अच्छा देवर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम बुरे हो, पर नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिल सबसे अच्छा है, तुम्हें अच्छे इंसानों की परख करना अच्छे से आता है। अपने दोस्त को भी बता दो कि कितना प्यार करती हूँ मैं उसे। देखो मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हें प्यार नजर आएगा, प्यार। सौरभ ने सुमन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो किलो किलो में प्यार नजर आ रहा है, पर इस अंधे आदमी को नजर नहीं आएगा। वो क्या है ना, इस अंधे आदमी को सिर्फ सामने एक चुड़ैल बैठी नजर आएगी। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, चुड़ैल किसे कहा? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी मुझे नहीं, मुझे तो आप खूबसूरत अप्सरा नजर आ रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। कहते हुए उसने वेदांत की तरफ देखा। सुमन ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, वेदू। सुमन बहुत प्यार से उसका नाम ले रही थी। बेचारे वेदांत की हालत खराब हो रही थी। उसने खुद से कहा, ये बेशर्म लड़की मुझे ऐसे क्यों देखती है, जैसे इज्जत लूट लेगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसी पागल लड़की से शादी नहीं करनी। मुझे अपनी लाइफ में एक प्यारी सी लड़की चाहिए जो कि मेरी तरह शांत हो, सरल हो, अच्छी हो। इस नालायक लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं। सोचते हुए वेदांत अपना चेहरा फेर कर बैठ गया। सुमन ने उदासी भरी आवाज में कहा, इग्नोर कर रहे हो? करो करो, हमारे भी दिन आएंगे, फिर देखना चुन चुन के बदले लिए जाएंगे। कहते हुए सुमन अपने टेबल पर रखे हुए सैंडविच को चबा चबाकर खाने लगी, जैसे वो वेदांत को चबा रही हो। वही अस्तित्व और अमानत दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे थे। अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये कमीना छछूंदर कब आंखें हटाएगा? हमारी आंखों में दर्द होने लगा है। अमानत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, स्वीटहार्ट, तुम्हें क्या लगता है कि अस्तित्व शेखावत इतनी जल्दी हार मान लेगा? मैं भी देखता हूं कि कब तक चाशनी घोलकर तुम अपनी बातों को मेरे सामने रखोगी, क्योंकि तुम्हारा करेले जैसा मुंह कभी ना कभी तो नॉर्मल होगा ही। सोचते हुए उसने अमानत की हथेली को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा, प्राणप्रिय, क्या खाना चाहोगी? अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, प्राणनाथ, आप हमारे लिए जो मंगाओगे हम वही खाएंगे। उन दोनों को देखकर सौरभ ने कहा, निर्ज लोगों, इस सिंगल बच्चे पर भी ध्यान दे दो। इतना मत जलाओ कि मैं जल जल कर कोयला बन जाऊं और फिर कोई लड़की पटे ही ना मुझसे। सौरभ की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, फटे हुए ड्रम के टूटे हुए ढक्कन क्यों हमारे रोमांटिक मोमेंट को खराब कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अमानत की बात सुनकर सौरभ ने अपने दिल पर हाथ रखकर बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए कहा, हे भगवान, मेरी एक भाभी तो कितनी प्यारी है, पर दूसरी जहरीली है, जहरीली। सौरभ की बात सुनकर अमानत ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर चाहे तो आपको डंस भी सकते हैं। आपका काम तमाम, आपको सीधा भगवान के पास भेज देंगे, वहां पर कोई चुड़ैल डायन आपको जरूर मिल जाएगी, प्यारे देवर जी। अमानत की बात सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बचा लो रे कोई, मुझे बचा लो। अस्तित्व ने सौरभ को घूरते हुए कहा, चुपचाप अपना लंच करो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, दोस्त ना रहा यार ना रहा, प्यार क्या मिला, दोस्त को भूल गया। धोखेबाज है तू, दगाबाज है तू, धोखेबाज है तू, दगाबाज है तू। कहते हुए सौरभ चुपचाप अपना सैंडविच खाने लगा। अमानत ने अपने हाथ की तरफ देखा जो अस्तित्व ने अपने हाथ में लिया हुआ था। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, प्राणनाथ, क्या अब हम कुछ खा सकते हैं? कृपया आप हमारे हाथ को छोड़ने का कष्ट करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल प्राणप्रिय, बिल्कुल, आपके हाथ को छोड़ने का कष्ट हम जरूर उठाएंगे। आखिर हम भी चाहते हैं कि हमारी होने वाली अर्धांगिनी अपने हाथों से हमें खिलाएं। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। आखिर सबको पता भी तो चलना चाहिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सबको लगता है कि तुमने मुझे फंसाया है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि तुमने मुझे फंसाया नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे प्यार के जाल में खुद फंसा हूं, इसमें गलती तो मेरी है ना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके पूरे कैंटीन में नजर घुमा कर देखा तो वहां पर मौजूद सारी लड़कियां, सारे लड़के घूर घूर कर उन्हें ही देख रहे थे। लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मौका मिलते ही वो उसका खून कर देंगी। वही लड़के अस्तित्व को घूर रहे थे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर अस्तित्व को ही घूर घूर कर देख रही थी। कॉर्नर के टेबल पर बैठी एक लड़की गुस्से से अमानत को घूर रही थी। उसने अपने बगल में बैठी लड़की से कहा, मैं इस अमानत को छोड़ूंगी नहीं, समझती क्या है खुद को?
ना शक्ल है ना सूरत है और इसने कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को इम्प्रेस कर लिया जिसे मैं अपना बनाना चाहती थी। कहते हुए उस लड़की की आंखें अंगारे उगल रही थी। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, टीना शांत हो जाओ शांत, इसे तो हम बाद में सबक सिखाएंगे पर तुम खुद देखो कि वो कितने प्यार से उसके साथ बर्ताव कर रहा है, शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एपिसोड 79। अपनी दोनों दोस्तों की बात सुनकर टीना ने गुस्से से कहा, पिंकी रिया तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मुझे सच बताओ कि आखिर है क्या ऐसा अमानत में। ना परिवार अच्छा है, ना इसकी शक्ल अच्छी है, ना इसकी सूरत, ना पढ़ाई में अच्छी है, ना किसी चीज़ में। म्यूजिक के अलावा इसे आता क्या है? कुछ भी नहीं। तो तुम्हें सच में लगता है कि द ग्रेट अस्तित्व शेखावत, उसकी पर्सनैलिटी देखो, मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करता है। उसे देखकर, उसकी गाड़ियों को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो सच में कितना रिच होगा। तुम्हें सच में लगता है कि वो इस अमानत जैसी लड़की को टाइम पास के लिए भी डेट करेगा? जरूर इसने ही किसी न किसी चीज़ की वजह से उसे ब्लैकमेल किया होगा, तभी वो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने पर मजबूर हुआ है। टीना की बात सुनकर उसकी दोनों दोस्त अमानत की तरफ देखने लगी। अमानत देखने में सच में बहुत क्यूट थी, पर जिस तरह की लड़कियां अस्तित्व जैसे लड़कों को पसंद होती थी वो उनमें से नहीं थी, और वैसे भी अमानत की चबी होने की वजह से सभी लड़कियां उसे परेशान करती थी। हालांकि वो अपने चबी गालों की वजह से और भी ज़्यादा क्यूट लगती थी, पर बाकी लड़कियां ये बात एक्सेप्ट कहाँ करने वाली थी। उन दोनों ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक यू आर राइट टीना। अमानत के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़का उसे पसंद करे, जरूर उसने किसी चीज़ को लेकर तुम्हारे अस्तित्व को ब्लैकमेल किया है। तुम्हारा अस्तित्व यानी कि उसका अस्तित्व सुनकर टीना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, इस लड़की को तो मैं अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगी। पहली बार मुझे कोई लड़का पसंद आया है और मैं उसे अपने हाथों से नहीं निकलने दूंगी। वैसे भी टीना के साथ वही सूट करता है। कहते हुए टीना अदा से अपने बालों को कान के पीछे करके अस्तित्व को देखने लगी, जो कि इस वक्त मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देख रहा था। उसकी तिरछी मुस्कुराहट उसे और भी ज्यादा हॉट और कातिल लुक दे रही थी, जिस पर सारी लड़कियां आसानी से फिदा हो सकती थी। अमानत अस्तित्व को घूर घूर कर देख रही थी। अमानत को इस तरह से खुद को घूरते हुए देखकर अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, व्हाट हैपन प्राण प्रिय, क्या तुम्हें कुछ नहीं खाना? अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, प्राणनाथ हमारा पेट भर गया है, अगर हमने और ज़्यादा खाया तो हमारा छोटा सा पेट फट जाएगा और हमें लगता है कि हम भगवान के पास चले जाएंगे, और आप तो हमसे इतना प्यार करते हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो आप अपना भी जीवन त्याग देंगे, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए फिलहाल हमारा अन्य ग्रहण करके हो चुका है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, अच्छा तो ये तो अच्छी बात है ना स्वीट हार्ट, मैं भी थोड़ा सा खा लेता हूँ। एक काम करो ना, तुम भी मुझे अपने हाथों से खिलाओ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है प्राणनाथ। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने प्यारी सी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट खिला दो ना, वैसे भी दर्द हो रहा है तो मैं बाद में तुम्हारे हाथों को दबा दूंगा। अपने प्यारे से प्राणनाथ के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती। उन दोनों की बातें सुनकर अब सौरभ, वेदांत और सुमन दोनों के कानों से खून निकलने वाला था। सुमन अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मिस्टर प्राणनाथ और मिस्टर प्राणनाथ की मिसेज प्राणप्रिया, आप दोनों अपनी बकवास जारी रखें, हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए हमारे प्राणनाथ। कहते हुए सुमन ने वेदांत का हाथ पकड़ लिया। वेदांत ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, स्टॉप इट, आई एम नॉट योर प्राणनाथ। कहते हुए वेदांत वहां से चला गया। सुमन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा छोटा सा दिल टूट गया। सौरभ ने कहा, भाभी जी मान जाएगा एक दिन, जैसे हसीना मान गई थी, आपका सुपरमैन भी मान जाएगा, बस उसके पीछे भागती रहो। सौरभ की बात सुनकर सुमन ने कहा, धन्यवाद देवर जी, आप ही हैं हमारा सहारा। कहते हुए सुमन वेदांत के पीछे भाग गई। सौरभ ने अस्तित्व और अमानत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जला दिया, मुझे जला जला कर कोयला बना दिया, अब मैं जा रहा हूँ खुद पर पानी डालने के लिए, वरना सच में मैं काला काला हो जाऊंगा। उन सब के जाने के बाद अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, प्राणनाथ अब आप भी यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी प्राणप्रिया, आपके बिना यहाँ से प्रस्थान करना हमें उचित नहीं लगता, इसलिए हम आपके साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वैसे आप सच में बहुत कम खाना खाती है, आपको देखकर तो हमें लगा था कि आप 2-3 लोगों का खाना एक साथ खा जाती है, पर सच्चाई तो विपरीत निकली।
अमानत बेचारी जो कि हिंदी बोलते बोलते थक चुकी थी, अब उसने इरिटेट होकर अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, सुनो छछूंदर, बहुत हो गया प्राणनाथ प्राणप्रिय का नाटक। अमानत को अपने असली रूप में आते हुए देखकर अस्तित्व ने उसकी उंगली को अपने दांतों में पकड़कर हल्के से बाइट करते हुए कहा, वही तो मैं कह रहा था प्राणप्रिय। कहते हुए अस्तित्व की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, सच में तुमसे हिंदी नहीं बोली गई, इसलिए आखिर में तुमने हार मान ली। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम क्यों हमें परेशान कर रहे हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, आखिर तुम मेरी प्यारी प्राणप्रिय जो हो। कहते हुए अस्तित्व हंसने लगा। उसने अमानत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कैंटीन से बाहर आ गया। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, सब लोग कैंटीन में हमें देख रहे थे, खास करके लड़कियां। ऐसा लग रहा था जैसे हम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, तुम्हारी वजह से सारी की सारी हमें घूरकर देख रही थी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे दीवार से सटाकर उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं इतना हैंडसम हूँ कि सारी लड़कियां मेरे पीछे दीवानी बनकर घूम रही है। मैंने तो नहीं कहा अपना दीवाना बनने के लिए, और रही बात तुम्हारी तो वो तुमसे जल रही है बिकॉज मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है। अब मैं उन कोयलों को छोड़कर हीरे के पास आ गया तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो जौहरी हूँ, मुझे पता है कि किसकी क्या कीमत है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए। आखिर अस्तित्व ने उसे हीरा और उन सबको कोयल जो कहा था। बेचारी अमानत के गुलाबी गालों को देखकर अस्तित्व ने धीरे से आगे बढ़कर उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम्हें पता है उस रात जब हम दोनों एक हुए, जब हम दोनों की बॉडी एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, तब भी तुम्हारे गाल इसी तरह से लाल हो चुके थे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत को ऐसा लगा जैसे उसका खून उल्टी दिशा में बह रहा हो। अस्तित्व हमेशा उसे इसी तरह से परेशान करता था। वो बेचारी उस रात को भुलाने की कोशिश कर रही थी, पर अस्तित्व उसे भूलने का एक मौका भी नहीं दे रहा था। हर पल हर वक्त वो उसी रात के बारे में अमानत को याद दिला देता था। अमानत ने गर्दन को टेढ़ा करके अस्तित्व को देखते हुए कहा, जरूरी है क्या उस रात के बारे में याद करना? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या करूं? उस रात की यादें थी इतनी अमेजिंग कि मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता कि तुम कितनी ज्यादा वाइल्ड थी। तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम इतनी ज्यादा वाइल्ड हो सकती हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि वो लड़की तुम ही थी जिसने मेरी इज्जत को लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया और आखिर में अब मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ तुम। कहते हुए अमानत ने अस्तित्व के पैर पर पैर मारा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अमानत को जाते हुए देखकर अस्तित्व ने अपने बालों में हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, जब भी इस तरह से गुस्सा करती हो सच में कयामत लगती हो मेरी जान, कयामत। कहते हुए अस्तित्व भी मुस्कुराते हुए अपनी क्लास की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अमानत कॉरिडोर से पैर पटकते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। उनकी क्लास सेकंड फ्लोर के कॉर्नर में थी और इस वक्त वो पहले कॉर्नर से जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे है। अमानत ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे से कुछ भी नजर नहीं आया। उसने गुस्से से कहा, इस छछूंदर की वजह से हमारा दिमाग खराब हो चुका है। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई हमारे पीछे है। अरे कोई हमारे पीछे क्यों आएगा? कहते हुए अमानत का मुंह बन गया। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि फिर से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसके कदम फिर से रुक गए। उसने पीछे पलट कर देखा तो इस बार भी कोई भी नहीं था। अमानत ने इरिटेट हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? कहते हुए अमानत ने पलटकर अंधेरे को घूरते हुए कहा, देखो अगर कोई छुपकर हमारा पीछा कर रहे हो तो अभी का अभी बाहर आ जाओ। हम डरने वालों में से नहीं बल्कि डराने वालों में से हैं। अमानत राठौर नाम है हमारा। जो कोई भी हो सर फोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, बाल काटकर गंजा कर देंगे। कहते हुए अमानत पीछे मौजूद इंसान को देखने की कोशिश करने लगी, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। आखिर में उसने इरिटेट होते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है हमारा शायद। कहते हुए वो फिर से पलट कर जाने लगी। इस बार उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। अमानत ने पीछे पलट कर देखा तो उसे साइड के रूम से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये तो स्टोर रूम है, यहाँ पर तो टूटी हुई बेंच है। यहाँ से कैसी आवाज आ रही है? हमें क्या चूहे होंगे? कहते हुए अमानत फिर से जाने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। उसने नीचे झुककर देखा तो वहां पर कुछ लेटर था।
वो लेटर को खोलने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसके मुंह को अचानक से बंद कर दिया। अमानत चिल्लाना चाहती थी पर किसी ने उसके हाथों को भी पकड़ लिया। कुछ देर बाद अमानत को वो तीनों घसीटते हुए उसी स्टोर रूम में लेकर आ गए जहां से आवाज आ रही थी। अमानत ने चिल्लाने की कोशिश की पर उन लोगों ने उसके मुंह पर टेप चिपका दी। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे अपने सामने टीना का चेहरा नजर आया। टीना को देखते ही अमानत ने चिल्लाने की कोशिश की पर उन तीनों ने उसके हाथ बांध दिए थे। पिंकी और रिया मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देख रही थी। टीना ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, बहुत शौक है ना मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बनाने का, तो अब मैं तुझे बताती हूँ कि इसका क्या अंजाम होता है बहन जी। कहते हुए टीना ने अमानत को बालों से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। अमानत का सर एक तरफ झुक गया और उसका गोरा गोरा गाल लाल हो गया। अमानत गुस्से से टीना को घूरने लगी। अगर उसके हाथ खुले होते तो अभी के अभी वो टीना का सर फोड़ देती। अमानत ने चिल्लाने की कोशिश की। उसे इस तरह से देखकर टीना ने उसके मुंह से टेप को हटा दिया। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? समझती क्या हो खुद को? उसने इतना कहा ही था कि टीना ने एक और थप्पड़ अमानत के गाल पर मार दिया। उसने गुस्से से कहा, मैं खुद को क्या समझती हूँ और क्या नहीं ये मैं तुम्हारे जैसी बहन जी को बताना जरूरी नहीं समझती। रही बात तुम्हारी तो अब इन चीज़ों के साथ इस गंदगी में एंजॉय करो। तुम्हें पता तो होगा ना कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। कुछ देर के बाद भगवान के पास चली जाना। चलो पिंकी चलो रिया, हमें क्लास अटेंड करनी है और मुझे अपने अस्तित्व के पास जाना है। कहते हुए टीना पैर पटकते हुए वहां से बाहर चली गई। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो हमें, पर वो लोग दरवाजा बंद करके चली गई थी। अमानत ने पूरे रूम में नजरें घुमाकर देखा। उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसे रूम में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। एक अजीब सी गंदी स्मेल थी जो कि उसे अपने नाक में जाती हुई महसूस हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं टीना, छोड़ो हमें, हमें मरना नहीं है, हम यहाँ से निकलेंगे। अमानत पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना कर रही थी क्योंकि हमेशा बचपन से उसके साथ सुमन होती थी तो कोई भी उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में नहीं सोचता था। अमानत भले ही हाइट में छोटी थी पर वो भी लोगों को धमकियां देने में काफी आगे थी, जिस वजह से कोई भी उसके साथ पंगा नहीं लेता था। अमानत ने गुस्से से कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है छछूंदर। कहते हुए अमानत की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। एपिसोड 80। अमानत की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे यहाँ पर अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही थी और घबराहट भी हो रही थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। बचपन से ही अमानत को एक प्रिंसेस की ट्रीटमेंट मिली थी, इसलिए उसे ऐसे माहौल की ऐसे ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, एक बार यहाँ से छूट जाए, उसके बाद हम उस चुड़ैल टीना उसकी दोनों चुड़ैलों का सर फोड़ देंगे, उनके दांत तोड़ देंगे। समझती क्या है खुद को वो तीनों चुड़ैलें? वो जानती नहीं कि हम कौन हैं। हम हमारे भाई को बताएंगे और भाई से कहेंगे कि उनको समुद्र में फेंक दे ताकि जंगली मछलियां उनको खा जाए। कहते हुए अमानत अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आखिर में काफी देर तक अपने दोनों हाथों को यहाँ से वहाँ हिलाने के बाद उसके हाथों की रस्सी खुल गई, पर इस बीच उसके गोरे गोरे नाजुक हाथों पर लाल निशान पड़ चुके थे। उसकी कलाइयाँ लाल हो चुकी थी। अमानत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ पर फूंक मारते हुए कहा, हमारे प्यारे प्यारे हाथ कैसे हो गए हैं उन चारों चुड़ैलों की वजह से। नहीं 3 चुड़ैल हैं, एक छछूंदर है। नहीं वो तो पिशाच हुआ। ये तीनों चुड़ैलें हम इन सबको मार डालेंगे। अमानत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। नीचे पैर रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही पैर को हटाया तो वो चीज तेजी से वहां से भाग गई। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, चूहा। वो समझ गई थी कि ये चूहा था जो कि अभी अभी उसके पैरों के नीचे से गया था। अमानत घबराहट की वजह से अपनी जगह पर कूदने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भूतनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमें यहाँ पर बंद करने की? हम हमारे भाई को बताएंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए अमानत दरवाजे के पास आकर जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी। ये रूम कोने में था और यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं आता था। अमानत कैंटीन से लड़ाई करके निकलने की वजह से दूसरी सीढ़ियों से ऊपर आ गई थी, जिस वजह से वो इस साइड से आई थी, वरना बाकी स्टूडेंट दूसरी तरफ से ही जाते थे। काफी देर तक दरवाजे पर हाथ पटकने के बाद जब कोई भी मदद के लिए नहीं आया तो अमानत वहीं पर रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, सुमन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है।
आ जाओ ना, हमें बचा लो ना, हमें रोना आ रहा है, यहाँ पर बहुत गंदे गंदे चूहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि उसके हाथ पर से एक चूहा चला गया। अमानत घबराते हुए उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, भैया डैडी मॉम बचाओ हमें। कहते हुए अमानत उस कुर्सी पर जाकर चढ़ गई जहां पर उसे बांधा गया था। तभी कुर्सी पर भी चूहा कूद गया। अमानत जल्दी से कुर्सी से उठकर दूसरी तरफ भाग गई। वहां पर कॉलेज की सारी खराब चीज रखी गई थी, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल थी। ऐसी स्मेल में सांस लेना बहुत मुश्किल था। अमानत को ऐसा लग रहा था घुटन की वजह से वो मर जाएगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, भगवान जी हमें बचा लो, हमें इतनी जल्दी आपके पास नहीं आना है। अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए, अभी तो हमने अपनी मम्मा और अपने डैडी को नाना नानी भी नहीं बनाया, अपने भाई को मामा भी नहीं बनाया। इतनी जल्दी हमें आपके पास नहीं आना, हमें बचा लो भगवान जी बचा लो, छछूंदर तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, हमें बचा लो। कहते हुए अमानत यहाँ से वहाँ भाग रही थी। तभी उसके हाथ से कुछ चीज़ टूटकर नीचे गिर गई। उस चीज़ के टूटते ही अजीब सी स्मेल रूम में फैलने लगी। अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया, क्योंकि इस स्मेल के बाद उसके लिए सांस लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसने खुद से कहा, ये कितनी गंदी स्मेल है। अमानत जोर से खांसने लगी। उसे अपनी आंखों में जलन महसूस हो रही थी, साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी शर्ट से अपने मुंह को ढक लिया और जैसे तैसे खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ लगातार 2 लेक्चर होने के बाद भी जब अमानत वापस नहीं आई तो सुमन को परेशान होने लगी। अभी सिर्फ आधा लेक्चर बचा था। सुमन ने खुद से कहा, ये अमानत कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर से घर भाग गई? इसकी वजह से इस बार भी शायद अबीर भाई मुझे डांटेंगे, क्योंकि इस नालायक लड़की की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। मैं क्या करूं? आखिर में सुमन को कुछ समझ नहीं आया और उसने लेक्चर अटेंड करने पर ध्यान दिया। जब फाइनल लेक्चर खत्म हुआ और छुट्टी हो गई, सुमन बाहर आकर अमानत को ढूंढने लगी। काफी देर तक अमानत को ढूंढने के बाद भी जब उसे अमानत नहीं मिली तो वो परेशानी से पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हो गई, ताकि वो अमानत की कार उसे लेने के लिए आए है या नहीं ये देख सके। जैसे ही उसका ध्यान अमानत की कार पर गया, उसने ड्राइवर के पास आकर परेशानी भरी आवाज में कहा, ड्राइवर अंकल, क्या अमानत घर नहीं गई? ड्राइवर ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं सुमन बेटा, हम तो थोड़ी देर पहले ही आए हैं और अमानत बच्चे ने तो आज कॉल भी नहीं किया, इसलिए हम खुद ही आ गए। ड्राइवर की बात सुनकर सुमन के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़े अस्तित्व सौरभ और वेदांत पर गया, जो कि शायद अभी अभी अपनी क्लास से बाहर आए थे। सुमन दौड़ते हुए उनके पास आ गई। सुमन को देखकर वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, देखो, अगर फिर से कोई बकवास करने के लिए आए हो तो इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बदतमीजी को इसलिए टॉलरेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम लड़की हो, पर बदतमीजी करने की एक लिमिट होती है। वेदांत लगातार बोल रहा था। वही सुमन अपनी गहरी गहरी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आखिर में उसने खुद को शांत किया और चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आई थी। सुमन ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, अमानत तुम्हारे साथ थी ना, तो फिर वो कैंटीन से वापस क्लास में क्यों नहीं आई? अस्तित्व, जो कि नॉर्मल लग रहा था, जैसे ही उसने सुमन की बात सुनी उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो क्लास में वापस नहीं आई? सुमन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा कि वो क्लास में वापस नहीं आई, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से चली कहाँ गई। वो घर भी नहीं गई, उसका कॉल भी नहीं लग रहा, मुझे अब घबराहट हो रही है। उसका बैग भी क्लास में ही है। कहते हुए सुमन के चेहरे पर परेशानी और आंखों में हल्की नमी नजर आने लगी। सुमन की बात सुनकर वेदांत, अस्तित्व और सौरभ भी सीरियस हो गए। सौरभ ने गुस्से से कहा, ऐसे कैसे कोई कॉलेज से गायब हो सकता है? हमें ढूंढना चाहिए उसे, चलो जल्दी से यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, तभी वो हमें मिलेगी। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, रुको, सभी स्टूडेंट्स को जाने दो। कहते हुए अस्तित्व तेज कदमों से चलता हुआ प्रिंसिपल के केबिन में चला गया। कुछ देर बाद कॉलेज के सभी स्टूडेंट जा चुके थे और कुछ टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल, अस्तित्व, सुमन, सौरभ, वेदांत पूरी क्लास में अमानत को ढूंढ रहे थे, पर किसी को भी अमानत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अमानत को ढूंढते ढूंढते 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। सुमन लगातार रो रही थी।
उसे रोते हुए देखकर वेदांत, जो कि उसके साथ ही अमानत को ढूंढ रहा था, उसने सुमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ, वो मिल जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। वेदांत की बात सुनकर सुमन रोते हुए उसके गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा ना, मेरी गलती है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, मैं क्यों तुम्हारे पीछे आई। सुमन की बात सुनकर और उसे खुद को गिल्टी फील करता हुआ महसूस करके वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, पहले हमें उसे ढूंढना चाहिए, शायद वो किसी मुसीबत में हो और उसे हमारी जरूरत हो। वेदांत की बात सुनकर सुमन ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपना सर हिलाकर अमानत को ढूंढने लगी। वो लोग पूरा कॉलेज ढूंढ चुके थे पर अमानत के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। सुमन अब लगातार जोर जोर से रोने लगी थी। उसने रोते हुए कहा, हमें अबीर भाई को इन्फॉर्म करना चाहिए, अब जो कुछ भी करना है वही करेंगे, वो अमानत को जल्दी ढूंढ निकालेंगे, मुझे अपने अबीर भाई पर पूरा भरोसा है। सुमन की बात सुनकर अस्तित्व, जो कि गुस्से से पागल हो रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, चुप, शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। कहते हुए अस्तित्व ने अपने आप को शांत किया और गहरी गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ सीसीटीवी रूम में आ गया। सीसीटीवी रूम में आते ही उसने अमानत जिस वक्त कैंटीन से निकली थी उस वक्त से सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दिया। उसका ध्यान अमानत पर गया, जो कि दूसरी तरफ की सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। उसने सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर को चेक किया तो कॉर्नर रूम के बाद अमानत नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। वो दौड़ता हुआ सेकंड फ्लोर पर आ गया। उसे इस तरह से दौड़ते हुए देखकर बाकी सभी उसके पीछे आ गए तो पहले रूम में कुछ भी नहीं था। उसने दूसरा रूम खोला, दूसरे रूम में भी कुछ नहीं था। उसने तीसरा रूम देखा जो कि बाहर से बंद था, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जल्दी से रूम का दरवाजा खोला और अंदर आया। अंदर आते ही उसे बेहद गंदी स्मेल महसूस हुई। उसके साथ ही पीछे मौजूद सभी लोगों ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। स्मेल इतनी ज्यादा गंदी थी कि उन लोगों को लग रहा था कि उनका दम घुट जाएगा। प्रिंसिपल सर, जो कि उनके साथ ही मौजूद थे, उन्होंने कहा, दरवाजा बंद करो, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता, इतनी गंदी जगह पर कौन रहेगा। प्रिंसिपल की बात को इग्नोर करके अस्तित्व अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने महसूस किया कि शायद यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने जैसे तैसे स्विच ढूंढी और स्विच के बटन को ऑन कर दिया। स्विच के बटन को ऑन करते ही उसका ध्यान कुछ दूरी पर बेहोश पड़ी अमानत पर गया। अमानत को देखते ही अस्तित्व को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। वो दौड़ता हुआ अमानत के पास आ गया। पीछे मौजूद लोगों का ध्यान भी बेहोश अमानत पर गया। उसे इस तरह से इस बंद रूम में देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साथ ही उसे बेहोश देखकर सबके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, खास करके प्रिंसिपल की, क्योंकि प्रिंसिपल जानते थे कि अमानत किसकी बहन और किसकी बेटी है। अथर्व राठौर और अबीर राठौर कितने खतरनाक है ये पूरी दुनिया जानती थी। ऊपर से अब ये इंसान भी इस लड़की का दीवाना बना घूम रहा था। प्रिंसिपल बेचारे, उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे अब उनको कोई नहीं बचा सकता। अस्तित्व ने अमानत के पास आकर उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, अमानत, अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें सिलीगल, अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ। कहते हुए अस्तित्व लगातार अमानत को उठाने की कोशिश कर रहा था पर अमानत बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से अमानत को गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर आ गया। उसने बाहर आकर अमानत को फ्लोर पर लेटाया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अमानत का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और उसकी बॉडी पर भी अजीब अजीब से रैशेज आ गए थे। सुमन अमानत की हालत देखकर लगातार रो रही थी और उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी, पर वेदांत ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वो जानता था कि इस वक्त अस्तित्व की क्या हालत होगी। उसने सुमन को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। कहते हुए वेदांत ने चिल्लाते हुए कहा, हॉस्पिटल लेकर चलो, देखो उसकी हालत, उसे अस्पताल लेकर चलो। अस्तित्व। वेदांत की आवाज सुनकर अस्तित्व जैसे होश में वापस आया। उसने जल्दी से अमानत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर दौड़ता हुआ रूम से बाहर आया। कुछ ही देर में अस्तित्व, वेदांत, सुमन, सौरभ, प्रिंसिपल सभी लोग अलग अलग कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। कार में अस्तित्व ने अमानत को मजबूती से अपने सीने से लगाया हुआ था। उसने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखकर गुस्से से कहा, जिस किसी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत के माथे को चूम लिया। उसका छोटा सा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। अस्तित्व समझ गया था कि अमानत को इस वक्त इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हुआ कैसे।
जबकि अमानत तो ठीक ही रास्ते से अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। उन 4 रूम के बीच में कोई सीसीटीवी नहीं था, जिस वजह से ये भी पता नहीं चला था कि इन सब के पीछे कौन है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।